बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ PRC फॉर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लेक्चर नंबर 1 में हमने अकाउंटिंग की बेसिक्स को स्टडी किया कि अकाउंटिंग कहते कैसे हैं, बुक कीपिंग कैसे कहते कैसे हैं, और फिर लेक्चर नंबर 1 के एंड पे हमने आके एसेट्स को बस स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने एक अच्छे पेज से चीज़ कवर करी और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने एसेट्स को डेफिनेशन को ख़त्म किया, फिर लायबिलिटी, देन इनकम, एक्सपेंसेस और फिर इक्विटी की बात शुरू करके ख़त्म कर दिया। इसके अंदर हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किया था जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन की थी कि एसेट्स हैं या लायबिलिटी हैं, और अगर हैं भी तो करंट है या नॉन करंट है, ऐसा ही था। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कोई मेरा भाई सूरतुल असर की तिलावत कर दे। आप जो मुस्कुरा रहे हो ना, आप कर दो। हाँ हाँ हाँ, आप क्या नाम है मेरे भाई का? माविया। जोसेफ नाम तो नहीं है ना? जोसेफ तो नहीं है ना नाम? डिसिल्वा तो नहीं है ना? तो कर दो ना तिलावत सूरह असर की। हाँ हाँ, सूरह असर की तिलावत कर दो। नहीं, सूरतुल असर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल्हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जज़ाकल्लाह भाई। सूरतुल असर की तिलावत करवाने का एक छोटा सा पर्पस था, अभी तुम लोग समझ आ जाएगा। मुझे एक चीज़ ज़रा बताओ कि अगर तुम अपने किसी दोस्त से बात करते हो या करती हो और तुम्हें उसको किसी बात पे ना भरोसा दिलवाना होता है कि यार मेरा भरोसा रखो, मेरा यकीन करो, और वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा होता, या तुम्हें उसको वो करना होता है कि यार बस समझ लो ना मैं कह रहा हूँ ना, मतलब आई स्वेयर, तो तुम क्या कहते हो? उर्दू में क्या 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 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो? हाँ, मतलब अगर किसी को भरोसा दिलवाना है किसी बात पे तो क्या वर्ड जनरली हमारी ज़बान पे आता है? बताओ बताओ, बोलो बोलो। कसम से, बिल्कुल सही है, ऐसे ही आता है। तो जब हम लोग कहते हैं ना यार कसम से भरोसा रखो मेरा, मैं कसम खा के कहता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि हम ना सामने वाले को यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो हक है और सच है। अच्छा, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो कहा है वो बरहक सच है, लेकिन सोचो अगर अल्लाह किसी चीज़ की कसम खा के कह रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत होगी ना, कितना ज़्यादा हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो सूरतुल असर की जो आयत भाई ने तिलावत करी है, इसमें अल्लाह शुरू कैसे करते हैं कि कसम है ज़माने की, कसम है ज़माने की, वल असर, फिर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उसमें क्या बात की गई है? बेशक इंसान खसारे में है। क्या अल्लाह ने कहा कि जो है हिंदू खसारे में है? क्या ये कहा क्रिश्चियन खसारे में? क्या ये कहा कि बुतों की पूजा करने वाले खसारे में? ऐसा कहा नहीं, क्या कहा? इंसान खसारे में है। इंसान में मुसलमान भी हैं और सारे रिलीजन के लोग भी हैं। फिर हम कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं ना हर चीज़ में, कि अगर हमने कोई रूल पढ़ा तो इसकी एक्सेप्शन है, ये रूल इस पर अप्लाई नहीं होता। फिर आगे एक्सेप्शन आ रही है, कौन? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। आगे वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को हक़ की तलकीन करते रहे, नसीहत करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो सूरतुल असर में क्या सिखा दिया कि पूरा इंसान ही खसारे में है, और अल्लाह ने कसम खा के कही एक बात, सिवाय ईमान वाले, नेक अमाल वाले, और तीसरा हाँ वतवासौ बिल हक़, हक़ क्या चीज़? हक़ पे चलने वाले और सब्र की तलकीन करने वाले। तो इस सुबह मेरी और आपकी दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह हमें जो है ना वो इन एक्सेप्शंस में डाल दे समा, ताकि हम खसारे से बच जाएँ। ठीक है जी, चलो अच्छा हो गया, अच्छी क्लास हमारी अल्लाह के नाम बाबरकत नाम से आगाज़ हो गई। ओके, लास्ट क्लास में कहाँ थे? कैपिटल पे थे, यानी कि ओनर की कैपिटल पे थे, इक्विटी पे थे। तो हमारी बात ये चल रही थी कि हमने खान से पूछा कि यहाँ जो दुकान में सब कुछ पड़ा हुआ है वो तुम्हारा ही है? उसने कहा नहीं, सब कुछ मेरा नहीं है, मेरी लायबिलिटी भी तो मुझे पे करनी है। वो पे करने के बाद तुम मुझसे अगर पूछोगे कि हाँ अब क्या सब तुम्हारा है, तो मैं कहूँगा हाँ अब जो कुछ बचा है वो मेरा सरमाया है। ठीक है, तो इक्विटी क्या है? मेरा कुल सरमाया, मेरा कुल सरमाया आफ्टर सेटिंग ऑफ माई लायबिलिटीज़। मेरे सारे असासे मेरी लायबिलिटीज़ निकालने के बाद क्या है? इक्विटी। ऐसा ही है। अच्छा, अब इक्विटी जो है ना वो बनती कैसे? इक्विटी बनती कैसे? देखो, मैंने
बिज़नेस स्टार्ट किया अपना, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। लेट से मैं कौन हूँ, मैं कोई कारोबार कर रहा हूँ, कोई चाय का होटल खुला हुआ है, कोई दुकान खुली हुई है, कोई भी चीज़ खुली हुई है। तो मैंने क्या किया जनाब, मैंने कैश इंजेक्ट किया अपने बिज़नेस के अंदर, लेट से 1 मिलियन का, ठीक है, 1 मिलियन का मैंने कैश इंजेक्ट किया। ये क्या कहलाएगा मेरा कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इस बिज़नेस में मुनाफा होगा तो क्या मैं खुश होऊंगा या मैं गमज़दा हो जाऊंगा? खुश हो जाऊंगा। क्यों खुश होऊंगा? मुनाफा हो गया, और इस मुनाफे से क्या होगा? कैपिटल बिना बढ़ जाएगा ना, मेरा सरमाया बढ़ जाएगा ना, मेरी वर्थ बढ़ जाएगी ना। ओहो, अभी तो मेरे पास लाख रुपए पड़े हुए थे, मैंने कारोबार स्टार्ट ही किया था, मैंने बस एक बंदे को कंसल्टेंसी दी है और वो जनाब बंदा जो है ना वो मुझे 5,000 देकर चला गया, चलो 50,000 देकर चला गया, बड़ी बात करते हैं। ये क्या हो गई, मेरी इनकम हो गई। इनकम से क्या हो गया, मेरा सरमाया बढ़ गया, ऐसे ही था। लेकिन पता ये चला, ओहो, मुझे याद आया कि जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ ये दुकान तो मेरी है ही नहीं, ये तो मैंने किराए पे ली हुई है। यहाँ का बिजली पानी और सारा किराया मिल बांट के ना मुझे कोई निकालना पड़ता है 2 लाख रुपए, है ना। तो अब मैं बहुत खुश हुआ, ओए होए किराया देना पड़ रहा है, क्या बात हो गई यार, बिजली का बिल आ गया टाइड यार, है, मैं खुश हो गया। नहीं, मैं थोड़ा सा उदास हो, ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये जो किराया है, ये जो खर्चा है, ये क्या है, ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस के आने पे मैं खुश हुआ हूँ या गमज़दा हो गया हूँ? गमज़दा हो गया हूँ। तो एक्सपेंस पे मैं गमज़दा क्यों हुआ हूँ? क्योंकि ये मेरी वर्थ को गिरा देगा ना। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास अभी 1 मिलियन का सरमाया है, 50,000 की कंसल्टेंसी आ गई है, 1.05 मिलियन मेरे पास पड़े हुए हैं, अब ये खर्चे ने तो मेरा सरमाया कम कर दिया, ऐसा ही है, 2 लाख का खर्चा आ गया। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास कितना बचा? ये 1.5 लाख प्लस कर दूँ मैं इसमें? अब 1.5 लाख कैसे आया बताओ? ये 50,000 प्लस करके 2 लाख माइनस कर दिया ना, तो नेट 1.5 लाख बन गया ना, ऐसा ही है ना या नहीं? ये 1.5 लाख माइनस करूँगा। चलो तुम यार इसमें एक काम करो, 1 मिलियन प्लस 50,000 माइनस 2 लाख कर दो, कितना होगा? हाँ, अरे यार मैं ये कह रहा हूँ, मैं माइनस का 1.5 लाख इसको बना रहा था, छोड़ो, हम करेंगे 1 मिलियन प्लस 50,000 माइनस 2 लाख रुपीज़। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि मैं ना ज़्यादा प्लस माइनस के साइन नहीं लगा रहा, बहुत कभी कभार लगा दी। अकाउंटिंग में ना हम ना यूँ नहीं करते कि प्लस माइनस, ये ना मैथ्स के खेल हैं सारे, हम प्लस माइनस नहीं चलते। अकाउंटिंग में अगर मुझे किसी चीज़ को माइनस में लिखना होता है ना, नेगेटिव में, तो हम उसको ब्रैकेट में बनाते हैं। यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ ना कि ये मेरा जनाब, चलो पहले इसको टोटल करो, कितना बना? हाँ जी, 8.5 लाख, पक्की बात है? देखो मेरी मैथ्स कमज़ोर है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है, 8.5 लाख बन गया। अच्छा, इसको अगर मैंने बिल्कुल ब्रैकेट के बगैर लिखा ना, ये क्या है मेरा, लेट से मेरी टोटल इक्विटी है, टोटल इक्विटी। अभी तो मैं टोटल इक्विटी की बात कर रहा था ना कि मेरे पास सरमाए में पड़ा हुआ था कैश और इनकम आई, एक्सपेंस लेस हुआ। अच्छा, अगर मैं इसी लेट से मैं कहूँ कि मैंने जो है ना वो 2 लाख रुपए का सामान बेचा, ठीक है, लेकिन वो मुझे पड़ा था किसी ज़माने में 2.5 लाख का, अब बिक ही नहीं रहा था, तो मैंने मुश्किलात में, परेशानी में अपने नुकसान को मज़ीद कम करने के लिए क्या कर दिया, 2 लाख का बेच दिया। तो अब ये जो मुझे 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है ना, ये मैं 50,000 रुपये ना ब्रैकेट में लिखूँगा ऐसे करके। ये एक इंडिकेशन होती है कि जनाब ये लॉस है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या हम क्लियर हैं? क्या आप सब मेरे साथ हैं? अच्छा, ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम में से संडे को आने वाले मुजाहिदीन में से, शायद 1 सेकेंड, कितने लोग चाय पीना चाहते हैं? चाय मंगाओ, पियोगे? बोलो मंगाते हैं अभी। हाँ, कितने लोग उधर से बता दो, पीनी तो बता दो यार। नहीं, यहाँ से भी कोई नहीं है यार। देखो तुम्हें चाय की ऑफ़र करता हूँ, शायद भाई चले जाएंगे, फिर ऑफ़र एक्सपायर हो जाएगी। देखो शर्मा हुजूरी में बैठे रहोगे ना तो फिर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने वाले। कैफ वाले बच्चे पीछे पड़ाते हैं, सर ट्रीट देते हैं, तुम लोगों को मैं चाय पिला रहा हूँ, लोग पी नहीं रहे हो। ठीक है, शायद भाई ऑफ़र हैज़ बीन एक्सपायर्ड, कोई बात नहीं, मिस कर दिया उन लोगों ने। अभी चाय आती मुफ्त, ये बुरी लगती। मेरा कुछ नहीं जाता भाई, मेरा कुछ नहीं जाता। चलो जी, कोई गल नहीं। अल्लाह अकबर। बात समझ आई? नहीं आई? कोई मुश्किल बात तो नहीं की मैंने। इक्विटी क्या है? मेरा सरमाया। सरमाए में से सारे एसेट्स मेरे नहीं, उसमें से लायबिलिटी माइनस करके जो बचा वो मेरा। ओके, पहले काम करते हैं हम ना, इसी से एक इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं।
जो मेरी अगली टॉपिक की बेस है ना वो ये है, उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। और कैपिटल के साथ साथ लगे हाथों हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस बन गई। क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो मुझे पता है क्या कहता है? वो मुझे कहता है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, चलो पहले लायबिलिटी कर देते हैं, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है। अच्छा, हमें तो पता है ना कि इतनी मैथ्स तो हमने पढ़ी हुई कि हमेशा जो इक्वेशन की ये वाली साइड है और ये वाली साइड है ये बराबर होगी। अच्छा, एसेट क्या होता है? एसेट वो है जो मेरे कंट्रोल में है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है, और प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है। लायबिलिटी क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और टू ट्रांसफ़र इकोनॉमिक रिसोर्स में गुड्स या सर्विस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। और इक्विटी क्या है? इक्विटी यही तो है एसेट की माइनस लायबिलिटी, यानी कि वो रिसोर्स जो मैंने अपने बिजनेस को दिया है वो इक्विटी है। ठीक है। इक्विटी को अगर एक एंगल से मैं सोचूं तो वो पैसा, वो माल जो मैंने खुद कंट्रीब्यूट किया अपने बिजनेस के अंदर, वो क्या है? इक्विटी। एन अदर एंगल क्या है कि एसेट में से लायबिलिटी निकाल दो तो सारा जो बचा वो मेरा ही तो है। अच्छा, चलो एक और चीज़ सीखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी दुकान पे आते हो और कहते हो कि उदैत भाई ये जितना सारा माल पड़ा हुआ है आपका है, जितना सारा माल पड़ा हुआ है 2 मिलियन का माल आप रख के बैठे हो भाई, मैं तो अभी गिन लिया, ये सारा का सारा क्या आपका है? मैं कहूँगा नहीं भाई नहीं, इसमें से 5 लाख रुपए का माल मेरा नहीं है, 5 लाख रुपए के पैसे मुझे देने हैं। तो बताओ मेरा अपना माल इसमें कितना हुआ? 15 लाख रुपए का। ये बन गई मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की जो एडवांस वाली वर्जन था ना वो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी ऐसे करके मजाक में कि इक्विटी बढ़ती है मेरे इनकम के आने से, इक्विटी घटती है मेरे इनकम के जाने से, यानी एक्सपेंस के बढ़ने से। ऐसा ही है। चलो ये हमने बना ली अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस। अब हम पढ़ लेते हैं थ्योरी को थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है। कहता है कि जनाब इक्विटी क्या रिप्रेजेंट करती है? इक्विटी रिप्रेजेंट करती है ओनर का क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लायबिलिटीज। इक्विटी क्या है? एसेट्स में से तमाम लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो बचा वो मेरा सरमाया। अच्छा, ये जो ना यूं करे देखें ना, मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, तो आप एक काम करो, या तो उनके साथ बैठ जाओ पीछे या तो आगे आ जाओ, अगर बाकी लोगों का लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, क्योंकि आपको देखने में दिक्कत हो रही है, कब से ना यूं चल रही है। ठीक है, भले, वरना वहाँ भी मैं आ रहा हूँ, इतनी अच्छा खूबसूरत आ रहा हूँ। ठीक है, चलो तो हम गाने जनाब हमने पढ़ लिया इक्विटी का फॉर्मूला। ओके, अच्छा इक्विटी को ना प्यार से ना, जैसे हमारे आपस में घर में प्यार से नाम रखे होते हैं ना, तो तुम्हारा प्यार से तुम्हें क्या कहते हैं भाई? मुजाहिद भाई नाम था ना? मशहूद नहीं, मशहूद कौन था? मुजाहिद कौन था? अच्छा मशहूद ये है ना? नहीं तुम हो? अच्छा आया नहीं, मशहूद नहीं आया। तो तुम कौन थे भाई? मुजाहिद, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा। तुम्हें घर में प्यार से क्या बोलते हैं? घर में प्यार से क्या बोलते हैं? या प्यार, हाँ मीर। ओहो, ये तुम्हारा नाम क्या है? माइज। प्यार से क्या बोलते हैं? माइज ही बोलते हैं। ठीक है, हीरो अफ़ान, अफ़ूफ़ू बोलते हैं या क्या बोलते हैं? नहीं, अफ़ान ही बोलते हैं। तुम बताओ? यही बोलते हैं। ठीक है, बाकी उसे मैं नहीं पूछूंगा। ओके, तो जैसे हमारे घर में प्यार से ना निकनेम्स होते हैं ना, तो वैसे अकाउंटिंग की ज़बान में इक्विटी को ना एक और नाम दिया गया है। क्या? नेट एसेट्स। अगर मैं कहूँ नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब क्या होता है? यार नेट पे इतना बच गया, यानी कि खर्च, कोई इनकम इतनी हुई होगी, कोई एक्सपेंस हुए होंगे, नेट पे मेरे हाथ में क्या है? वो क्या है? यानी कि कुछ निकालने के बाद कोई चीज़ जो बचती है वो नेट कहलाती है। ऐसे ही है ना? कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा ना, आसान चल रहा हूँ ना। तो इक्विटी को नेट एसेट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दूंगा तो ये क्या बन जाएंगे? अगर एसेट मेरे बड़े हुए तो क्या बन जाएगा? नेट एसेट्स बन जाएंगे ना, बन जाएंगे नेट एसेट्स बन जाएंगे। तो इक्विटी का दूसरा नाम क्या बना? नेट एसेट्स। बेहतरीन हो गया। अच्छा, कहते हैं कि
इक्विटी की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। कहते हैं इक्विटी कब बढ़ती है, जब बिजनेस ने इनकम कमाई होती है। मैं खुश होता हूँ, अरे भाई पार्टी हो गई, मेरे पास इनकम आ गई, भाई कंसल्टेंसी फीस आ गई, मैंने माल बेचा, पैसा वैसा आ गया, पैसा ही पैसा होगा हैं। 25 दिन में पैसा डबल, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, 25 दिन में लक्ष्मी चिट फंड से मेरा पैसा डबल हो गया आने वाला है, मैं खुश हूँ, इनकम आ रही है, मैं खुश हूँ। क्यों? मेरी असासे, मेरी सरमाया बढ़ने वाला है। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, और इन इक्विटी किस चीज़ से बढ़ सकती है? या तो मैंने इनकम कमाई होगी, किसी को सर्विस दे गई, किसी को माल बेचे तो मेरी इक्विटी बढ़ गई होगी। या दूसरा तरीका क्या कि मैंने जेब से पैसे निकाले और अपने बिजनेस में लाके डाल दिए, इससे भी मेरी इक्विटी बढ़ गई। क्योंकि कैपिटल क्या है? कंट्रीब्यूशन इन दी बिजनेस बाय दी ओनर। कंट्रीब्यूशन इन दी बिजनेस बाय दी ओनर। तुम लोग लिख क्यों नहीं रहे हो हैं? लिख तुम में से कोई भी नहीं है ना, रजिस्टर किसी ने नहीं बनाया ना, घर जाके कुछ भी नहीं लिखा ना। मैंने आज की क्लास में ना ये तय किया हुआ था कि मैं आज की क्लास में उठ के एक चक्कर लगाऊंगा और सबके रजिस्टर देखूंगा और सबका वर्जन मैं बारी बारी अपडेट करूंगा। ठीक है, ये आज होने वाला है। तो अब से ऑनवर्ड से तुम लोग लिखोगे, लेकिन आज से पहले के जितने पाप है ना वो सभी माफ़ नहीं होंगे। आज मैं रजिस्टर देखूंगा। ठीक है, अब बोलोगे तो स्कूल वाली हरकतें कर रहा है, टीचर भी स्कूल में रजिस्टर नहीं देखती थी। ठीक है, लेकिन यार देखो तुम लोग लिखोगे नहीं ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जो मैंने लिखा हुआ है नोट्स में तो लिखा हुआ ही ना, खुद क्या सीखा, खुद क्या लिखा। हाँ बोलो बोलो, सही बोलो नहीं बोल रहा मैं, होना चाहिए ना। क्योंकि एट दी एंड ऑफ द डे जब तुम लोग रिवाइज करने बैठोगे ना, मेरे नोट्स किसी काम नहीं आएंगे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि फायदा है, काम तो आएंगे, लिखा हुआ सब कुछ ही है इसमें, लेकिन जो इंसान अपने हाथ से लिखता है ना उसकी बात ही अलग होती है। देखो मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, बात ही फील ही लगा रही है हाथ से लिखने की। देखो आज पहली बार रजिस्टर खोला इसने मेरे कहने पे, पहली बार, तीसरी क्लास में पहला पेज खोल रहा है और वो गत्ते को ऐसे दबा रहा है जैसे नए रजिस्टर को दबाते हैं। यार मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर, आई एम डिसअपॉइंटेड यार, आई एम डिसअपॉइंटेड। अगली क्लास में जब आओ ना तो मुझे तुम लोगों के ना नोट्स बने हुए लिखे होने चाहिए अपने हाथ से प्यार से कि एसेट में वो 3 बातें हैं। ठीक है, एग्जांपल लिख ली 3 नॉन करंट की, 3 करंट की। लायबिलिटीज़ में वो 3 बातें हैं, 3 करंट की एग्जांपल, 3 नॉन करंट की। ठीक है, इनकम क्या होती है, 2-3 बुलेट्स पॉइंट बना लिए रिवीजन करने के लिए, कोई रिवीजन करने के लिए। एक्सपेंस क्या होता है, 3-4 बुलेट पॉइंट बना लिए। इक्विटी क्या होती है, बुलेट पॉइंट बना लिए। इट इज़ नेवर टू लेट। आज कुछ मतलब लेट ही नहीं हुआ है, कल मेरी क्लास नहीं है तो कल के दिन में तुम लोग ये काम कर सकते हो, कर लोगे। ठीक है, कल तो होमवर्क भी करना है। चलो अच्छा, इक्विटी बढ़ती है किससे? इक्विटी बढ़ती है मेरे इनकम के कमाने से। इक्विटी बढ़ती है इस चीज़ से भी कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी अपने बिजनेस के अंदर, मेरा सरमाया बढ़ गया। मेरे सरमाया से बोला, मेरा सरमाया, मेरे बिजनेस का सरमाया, मेरे बिजनेस का सरमाया। क्योंकि तो फिर मैंने ये क्यों कहा कि मैंने जेब से पैसे निकाल के डाल दिए? अरे भाई ओनर ने कंट्रीब्यूट किए ना, लेकिन किए किसको? गल्ले को, बिजनेस को किए। बात समझा रही है? अच्छा, ये मैं हूँ हैप्पी। ठीक है, ये मैं हूँ हैप्पी और यहाँ मैं हो गया हूँ सैड। हैप्पी सैड, हैप्पी सैड, वो बच्चे देखते हैं ना यूट्यूब पे वीडियोस। ठीक है, तो मैं क्या हो गया हूँ? सैड। क्यों? क्योंकि मेरी इक्विटी कम हो रही है, मैं क्या हो गया हूँ? सैड हो गया हूँ। अब मेरी इक्विटी कब कम होगी? जब मेरे खर्चे होंगे। हमने पढ़ा था ना कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो जब मैं अपने ऑब्जेक्टिव में अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या खर्चे ज़्यादा हो रहे होंगे तो मुझे दुख होगा, लेकिन जब मेरी इनकम आ रही होगी तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। ऐसा ही है। तो एक्सपेंस इनकर्ड बाय द बिजनेस, मेरी इक्विटी कम हो जाती है। विड्रॉल्स और ड्रॉइंग्स मेड बाय द ओनर्स। अब कोई कहेगा कि सर अगर ओनर बैठ के स्केच बुक पे स्केच बनाता है तो उससे मेरी इक्विटी कैसे कम होती है? अभी एक सवाल भी आने वाला है। ठीक है, मुझे पता है किसका आने वाला है, कैश इन हैंड का। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे नहीं लिया करो, वो मेरी ऐसी जुगत मारने क्या आता है। क्या क्या बोल रहे हो? मैंने कहा था कि अभी एक सवाल आएगा कि ड्राइंग मेड बाय द ओनर का मतलब ये होता है कि ओनर बैठ के स्केच बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अब आगे नहीं बताऊँगा मैं क्या होता है, वरना जज्बात में जरूर ना हो जाए किसी के भाई। हाँ जी, माइक क्यों लगाया? अच्छा, समझ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही, माइक की वजह से नहीं आ रही। अभी सही है? अब सही है? अब सही है? अच्छा, अब ये ना बोलना इससे पहले जो समझा रहा हूँ समझ नहीं आया, वो आया ना?
पक्का? तो कहाँ से समझ नहीं आया ये बताओ, माइक की वजह से कहाँ से कहाँ तक समझ नहीं आया? बोलो बोलो। बीच में कुछ कुछ वर्ड गायब हो रहे थे, कौन से वर्ड? समझ नहीं आ रहे थे, क्या समझ नहीं आया? हाँ, मिक्स हो रहे थे, क्या समझ नहीं आया? नहीं बताया ना, क्या क्या कुछ 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 क्या? हाँ जी, इंक्रीज एंड इक्विटी समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं है, दोबारा बता देते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, तो इजी इजी। मैंने कहा कि मेरी इक्विटी इंक्रीज हो जाती है, मैं खुश हो जाता हूँ जब मेरा बिजनेस कुछ कमाता है, इनकम आती है, तो मैं क्या हो जाता हूँ? खुश हो जाता हूँ। इनकम इंक्रीज होती है मेरे कमाने से, मैंने किसी को सर्विस दी, मैंने किसी को माल बेचा, मेरी इक्विटी बढ़ गई और मैं हैप्पी हो गया। फिर मैंने कहा दूसरे पॉइंट में कि मेरी इक्विटी कब डिक्रीज होती है? जब मैं कोई खर्चा करता हूँ, या मैंने खर्चे किए ना, देखो या मैंने खर्चे किए ना, इन खर्चों के करने से मेरी इक्विटी क्या हो गई? बोलो भाई, कम हो गई। तो मैं सैड हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और जब वो थोड़ा सा खर्चा मर्चा हो रहा होगा तो मैं थोड़ा सा अफसोस तो होऊंगा ना मेरे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब समझ आ गया? इससे पहले कोई चीज़ समझ नहीं है तो बताओ, आ गया? नहीं पक्का पक्का, सच सच पूछ लो, आ गया ना समझ? क्योंकि देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, मेरे प्रीवियस कॉन्सेप्ट मेरे लिंक होते जाएंगे। तो अगर यहाँ कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, रुक के मैं रुका हूँ। इक्विटी की डेफिनेशन दोबारा से बताते हैं। मैंने कहा इक्विटी, देखो मैं ना तुम्हें 2-3 तरह से समझाता हूँ। सबसे पहले आसान जबान, इक्विटी वो पैसा है जो बिजनेस के अंदर मैं खुद लेकर आया, ओनर लेकर आया। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड इक्विटी। Capital contributed in the business by the owner is called equity. Capital can be in the form of cash और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और पंखे और गुड्स, कुछ भी होता है कैपिटल में, तो कुछ भी आता है। मैं फर्नीचर ले आया, हाँ, मैं इक्विपमेंट ले आया, मैं प्लांट ले आया, मैं मशीनरी ले आया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इक्विटी क्या होती है? एसेट माइनस लायबिलिटी, ऐसे ही होता है। एसेट में से लायबिलिटी निकाल दो तो जो बचा वो मेरा सरमाया। फिर मैंने कहा कि प्यार से भाई को क्या कहते हैं? ठीक है, एक को कहते थे क्या? मीर कहते थे। तो मैंने कहा वैसे हम इक्विटी को प्यार से नेट एसेट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि एसेट में से लायबिलिटी निकाल दूंगा तो नेट एसेट्स बच जाएंगे, तो वो मेरी इक्विटी है। बात समझा गई? डन है। आपका नाम? हाँ जी, शर्मीन। मेरी वालदा का नाम भी शर्मीन है, ठीक है, शर्मीन, हाँ यही नाम है। तो ये बड़ा यूनिक नेम है, मैंने किसी का नाम नहीं सुना। एक दो के अलावा, एक तो वो जो डायरेक्टर है शर्मीन उबैद चिनॉय, उसका सुना है। अच्छा, दूसरा मेरी वालदा का, तीसरा मैंने आज सुना है। नहीं बड़ी फेमस वो है, डायरेक्टर है, पाकिस्तान की मूवीज़ की डायरेक्टर है, शर्मीन उबैद। चलो, इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ओनर का कैपिटल, यानी कि, या आप उसको कह सकते हो नेट एसेट भी आप इसको बोलो भाई, कह सकते हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो जी, फिर मैंने बात की थी जनाब अकाउंटिंग इक्वेशन की। शर्मीन देख ले, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बात की थी आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मैंने कहा कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, या एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर मेरे पास असासे हैं 2 मिलियन के, इसमें से कुछ असासा ऐसा है जो मैंने उधार पे लिया है 5 लाख रुपए का, तो बताओ मेरा अपना असासा कितना बना? 15 लाख रुपए का। क्लियर है? इजी सीन है। अब मैं बढ़ जाऊँ आगे, पक्की बात है। चलो जी, अब मुझे ज़रा एक काम करो, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, कसम है तुम्हें नोट्स में देखना नहीं है, ज़रा यहीं से देख के ज़रा मुझे बताओ। मैं इधर से ना ऐसे नहीं, ऐसे हट जाता हूँ। हाँ, अब ज़रा मुझे निकालो कि इसकी इक्विटी कितनी बननी चाहिए एग्जाम्पल नंबर 1 की। 1,15,000। हाँ, 1,15,000 कैसे? लाख रुपए का कैपिटल से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 20,000 का प्रॉफिट कमाया, इनकम बढ़ गई, कितना हो गया? 1,20, 5 एक्सपेंस के निकल कितना हो गया? 1,15। जीते हो गए यार तुम लोग, मतलब माशाल्लाह। अब तुम लोग को क्या ही नोट्स पढ़ाऊँ, देखो कैसा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है ना। इनिशियल इक्विटी को मैं कहता हूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ ना नाम भी हो सकता है, आप इसको ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कह दो, कैपिटल की इंट्रोडक्शन कहला दो, ओपनिंग कैपिटल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। नाम कुछ भी हो, काम
एक ही होता है, ठीक है। इंक्रीज हुई मेरी इक्विटी प्रॉफिट के आने से, कम हो गई मेरी इक्विटी एक्सपेंस के आने से, यानी कि इनकम के कम होने से। और फिर टोटल इक्विटी कितनी निकली, बोलो बोलो बोलो, 1,15,000। ईजी ईजी सीन है। चलो मुझे अब बताओ, अच्छा मैंने एक बात ना स्टार्ट करके छोड़ दी थी, चाय पी रहा था मैं, फिर किसी ने मुझे याद नहीं दिलाई कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया, बोलो। ड्राइंग। तो पूछा क्यों नहीं? आगे वो तो तुम्हें बताया आगे आएगा, वो तो नोट दिख लिए होंगे कि आगे आने वाला है, लेकिन तुमने तो पूछना चाहिए था ना कि भाईजान आप तो आगे बढ़ गए हो, लेकिन आगे बढ़ना, बोलो क्या नहीं है, अलो नहीं है, अलो। अलो क्यों नहीं है? जब तक हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ लेंगे। तो ये मैंने डाल लिया येलो येलो येलो, अगले पेज पे आ रहा है ड्राइंग, तो आपको बताएंगे ड्राइंग क्या होता है। तो मैंने ये कहा था कि अब कोई मुझसे ये ना पूछे कि सर अगर ओनर बैठ के स्केच बुक पे ड्राइंग कर रहा होगा तो उसकी इक्विटी कैसे कम होगी, है एक्सपेंसेस लग रहा है ना, ड्राइंग करने में खर्चा हो रहा है तो इक्विटी कम हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ड्राइंग ना किसी और चीज़ को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? ओहो, ये कैसे बता, इतने इतने पढ़े लिखे बच्चे कैसे आ गए साइंस वाले? हाँ, ये किसने बताओ? कॉमर्स के हो? पहले दिन मैंने पूछा था कि कितने साइंस के, तो सबने बोला सब हम साइंस के हैं। साइंस प्री मेडिकल। कॉमर्स वाले कौन कौन है यहाँ पे? 1 2 3 नाम? राफिया, मुस्फिरा, सामिया, ठीक है, समझ गया। 3 कॉमर्स वाले होशियार यहाँ पे, और वो 2 कॉमर्स वाले होशियार उधर हैं, ठीक है, गुड। चलो तो हमने नॉन साइंस वाले बच्चों की हेल्प करनी है, कभी उनको कुछ समझ नहीं है ना, चीज़ें पूछनी हो तो आपस में आप लोग सेटल कर सकते हो, लेकिन कुछ मसला हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछो, ठीक है, ओके। तो हमने बात करनी थी ये कि इक्विटी मेरी कम हो जाती है किसके? ड्राइंग के बढ़ने से। अब ड्राइंग क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इन्होंने 1 लाइन आंसर दे दिया कि अगर ओनर बिजनेस में से ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी निकाल ले तो वो ड्राइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। ड्राइंग से मेरी इक्विटी कम हो जाती है। डेफिनेटली सीधी बात है ना, अगर मेरे बिजनेस में 6 लाख रुपए का कैश पड़ा हुआ है, लाख रुपए का मैं निकाल के अपने घर ले गया, तो ये क्या है? ड्राइंग है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे फाइनेंस काउंटर में फ़ीस जमा हुई, इनकम आई, अब सर अहमद आए, सर अहमद ने कहा कि यार ज़रा लाख रुपए देना, मुझे काम है। तो सर ने उस बिजनेस के पैसों में से लाख रुपए निकाले और ले गए, ये क्या है? ड्राइंग। withdrawn by the owner the cash of the business for his personal use। अगर सर ये कहें कि मेरे घर का एसी ख़राब हो गया है और पीछे वाले एसी का कोई काम नहीं है, वो फालतू है, वो चलता ही नहीं, तो मैं इसको निकाल के ले जाता हूँ, तो ये क्या है? ये क्या है? ड्राइंग। क्या? क्योंकि उन्होंने बिजनेस के एसेट को निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए। क्लियर? चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। अ कंपनी हैज़ टोटल एसेट्स वर्थ रुपीज़ 5 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 3 लाख। मुझे ज़रा बताओ नेट एसेट्स कितने होंगे? बताओ बताओ बताओ। हाँ, 2 लाख कैसे आया भैया? कैसे आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर ली? एसेट में से हमने लाइबिलिटी को माइनस कर लिया, ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। ओके, एक और चीज़ मैं कहूँगा कि अपने पास ना कैलकुलेटर रखना शुरू कर दो, ठीक है, कैलकुलेटर रखना शुरू कर दो, और प्रेफरेबली कैसियो का ले लो। कैसी हो नहीं, कैसियो, CASIO, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, अगर मैं तुम्हें दिखा सका कुछ। कैसियो कैलकुलेटर साइंटिफिक, यार ये 4-5 हज़ार का आ रहा होगा, अभी कितने का आ रहा होगा मुझे नहीं पता। अब ये मत देखना ये तुम जो है ना वो $1 मिलियन के पास थे सारे आगे, तो कैलकुलेट कर रहे हैं कितने बनते हैं, वो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, ठीक है। पेपर में यूज़ होता है भाई, बिल्कुल होता है। अरे भाई $1 मिलियन से आगे बढ़ जाओ, बच्चे हंस रहे हैं देख के। कैसियो साइंटिफिक कैलकुलेटर, आ जा भाई। ये हमारा नेट ना, नेट भाई स्लो हो गया, कोई नहीं, एक दिन ज़रूर आएगा जब भी सर्च करेगा। कर ले भाई, इतना अच्छा नेट चलता है, आज ये ना बेइज्जती करा रहा है मेरी, यकीन करो। मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, आ गया, मुबारक हो मुबारक हो, ये रहा, ये दिख रहा है। अच्छा, पुराने ज़माने ना, मेरे ज़माने में ऐसा वाला आता था, तो अभी मेरे ख्याल मॉडल आना ख़त्म हो गया, लेकिन ये बेहतरीन था, ठीक है। हाँ, अभी किसी का पड़ा होगा, देखो अब आ रहा है ये वाला, ये मेरे पास है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, यही बेहतरीन है। तो ये वाले यूज़ कर लो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, सैल भी तो नहीं, सालों सालों तक मैंने सैल नहीं डलवाया इसकी, आज तक नहीं डलवाया, मुझे नहीं याद पड़ रहा, ठीक है। और ये अगर किसी के पास हो ना कि यार 4-6 हज़ार कौन खर्च करे, तो कभी वक्त निकाल के ना ये गुलशन के तौर पर चले आना, अलादीन वाले,
उधर सारा जो वो माल होता है ना, जो बेच रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वो लुंडे का माल, उसके अंदर मैंने देखा लिटरली वाला कैलकुलेटर जो है ना इनका, इन्होंने तो लिया होगा अच्छा, को 4-5 हज़ार का होगा ये, ठीक है। मैंने एक पड़ा हुआ देखा, मैंने कहा कितने का दे रहे हो, कहता 800 का, मतलब 500 दूंगा, कहता नहीं 600, मैंने कहा ये ले 600, मैंने उसको 600 दिए, कैलकुलेटर उठा लिया, बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। तो कभी कभार आपको ऐसी चीज़ों से, ऐसी जगहों से ना ऐसी टाइट चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। वो तो मेरे भतीजे ने जिद की थी खिलौने देखने उसको चलने, तो उसको मैं ऐसे ही ले गया था टहलाने के लिए। तो ऐसी जगहों से ना वैसे आपको बहुत टाइट चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, एप्पल के एयरपॉड्स भी जो है ना वो खान बेच रहा था कितने में, 4,000 रुपये ठीक है। उसकी प्राइस मैंने देखी 1.5 लाख रुपये। तो कभी वो सही भी होते हैं नहीं भी होते हैं, आपको इंस्पेक्शन करके लेनी चाहिए। लेकिन वो क्या होता है, करते हैं वो लॉट उठाते हैं माल ना, वज़न के हिसाब से उठाते हैं ना, वज़न के हिसाब से उठाते हैं, ला के बेच देते हैं। तो ऐसी जगहों से आपको कभी अगर आपकी काम की चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो प्रूव हो गई है, मैं बर्गर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक आम सारा सा आदमी हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर से बात चली थी कि कैलकुलेटर लाजमी ले लेना, ठीक है, लाजमी ले लेना, अपने हाथ साफ इस पर करना शुरू कर दो। और अगर नहीं आता इसका इस्तेमाल तो मैं सिखा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर सॉल्व करना चाहते हो, इज इक्वल टू डाल के सॉल्व करना चाहते हो, वो भी सिखा दूंगा, प्लस माइनस चाहते हो तो वो भी सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर सबने लेना है, रजिस्टर सबने लेना है, पेन सबने अपने पास रखने, स्टेशनरी सबने अपने पास रखनी है, ठीक है। चलो शाबाश। की पॉइंट टू रिमेंबर कह रहा है कि इनकम और इन्वेस्टमेंट से मेरी इक्विटी बढ़ जाती है, ये बात तो हमें पता है, और एक्सपेंस और ड्राइंग से मेरी इक्विटी कम हो जाती है। अगला सवाल आ रहा है, ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है। हमने कहा ड्राइंग वो चीज़ होती है जो ओनर ऑफ द बिजनेस में से अपने ज़ाती खर्चे के लिए निकाल लेता है, अपने ज़ाती खर्चे के लिए निकाल लेता है। अगर वो कैश निकाला तो ड्राइंग इन फॉर्म ऑफ कैश हुई है, कोई गुड्स निकालो तो ड्राइंग इन फॉर्म ऑफ गुड्स निकाली है, कोई सर्विस निकाली हो तो सर्विस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने ऐसे कोई चवल नहीं मारी। आ जाओ, ड्राइंग रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी, गुड्स और एसेट्स विदड्रॉन बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो मुझे कुछ कीवर्ड्स मिल गए, क्या कीवर्ड्स क्या मिले, बोलो, हाईलाइट करते हैं। अमाउंट ऑफ मनी और गुड्स और एसेट्स, नंबर 1। नंबर 2, विदड्रॉन बाय द ओनर्स, अच्छा ओनर के आगे ना एस क्यों लगा हुआ है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो एक या दो, एक से ज़्यादा ओनर होंगे, ठीक है। ऑफ अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, फॉर पर्सनल यूज़, फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। अच्छा इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, नुकसान क्या है, ये इक्विटी मेरी बिजनेस में कम कर देता है, ये इक्विटी मेरी बिजनेस में कम कर देता है, ठीक है। ओके, अब कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये सारी बातें हमने वैसे ज़बानी कलामी कर ली हैं, लेकिन पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ड्राइंग आर नॉट कंसिडर्ड एक्सपेंस, ड्राइंग खर्चा नहीं है मेरे बिजनेस का, ड्राइंग मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं है, हालांकि ट्रीटमेंट सेम ही होती है। खर्चा क्या होता है, इक्विटी में से माइनस, कम हो जाती है ना इक्विटी, तो ड्राइंग भी क्या है, इक्विटी की रिडक्शन। लेकिन इस रिडक्शन को आप एक्सपेंस नहीं कहोगे, एक्सपेंस नहीं कहोगे, क्योंकि जब हम लोग सारे मसाला जात पढ़ लेंगे ना 5 पिलर्स, उसमें जहाँ हम एक्सपेंस को डाल ले होंगे ना, उधर हम जो है वो ड्राइंग को नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। बोलो बोलो, ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, ठीक है। ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, ड्राइंग क्या है, रिडक्शन इन इक्विटी है, इक्विटी में कमी है, सरमाए में कमी है। अगर मेरे पास 4 सफ़ेद बकरे खड़े हुए हैं तो क्या मैं उनमें छोटे कद का बछड़ा खड़ा कर सकता हूँ, है सारे सेम ही दिखते हैं ना, हाँ, चार बकरे भी सफ़ेद हैं और एक छोटा जो है ना वो गिट्टी बछड़ा भी इनके साथ लगा देता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, नहीं। क्यों, क्यों, अलग अलग है ना, बकरा बछड़ा मतलब सेम थोड़ी होते हैं, सीधी बात है ना। वैसे ही जो मेरे एक्सपेंस है बिजनेस के, उसके अंदर मैं इक्विटी के अंदर कमी दिखाऊंगा, किसमें, ड्राइंग की मद में, लेकिन वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस क्या है, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, रेंट का खर्चा, गैस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, सैलरी का खर्चा, वेजेस का खर्चा, खर्चा ही खर्चे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने एक तो अपने बिजनेस में से लाख रुपए निकाले और जेब में डाल लिए और बोलूँ ओहो मेरे बिजनेस का खर्चा हो गया, शर्म नहीं आ रही बात करते हुए, हैं अच्छी लग रही है मेरे मुंह से बात, नहीं लग रही ना, तो ड्राइंग क्या है, खर्चा नहीं है बिजनेस का, रिडक्शन इन इक्विटी है। आपने अपने ही पैसे में से कुछ पैसा निकाल के अपने घर ले गए हो, बात समझ आ रही है। ओके, इट कैन इन्वॉल्व कैश विड्रॉल और इवन गुड्स टेकन बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, अभी तो पढ़ा ऐसे निकाल के घर ले गए, है ना। एप्लीकेबल इन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी की ओनर शेयर होल्डर यूजुअली डोंट टेक ड्राइंग्स, सीधी बात है। कह रहे कि जनाब सोल ट्रेडिंग बिजनेस में मालिक आया, निकाला, ले गया घर पे,
पार्टनरशिप में भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता कि जो है ना शेयर होल्डर ड्राइंग कर रहे हो। शेयर होल्डर तो आगे ड्राइंग के नाम पे ले जाएंगे सब कुछ, फिर कंपनी बिजनेस किससे करेगी हैं, क्योंकि कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। शेयर होल्डर करते क्या, बहुत सारे होते हैं ना, तो जितना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उस हिसाब से उनको प्रॉफिट मिल जाता है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। बस आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है। बाकी इंशाल्लाह अगर आपकी मुलाकात मुझसे रही, ज़िंदगी बखैर रही, तो कैश 7 कंपनी लो अगर आपने मुझसे पढ़ना चाहा तो उसके अंदर इंशाल्लाह सब बताऊँगा, ठीक है। अभी आपकी 2 दफ़ा मुलाकात मुझसे और हो सकती है, एक कैफ 4 बिजनेस लॉ के अंदर और एक कैफ 7 कंपनी लॉ के अंदर। लेकिन अगर एजुकेशन स्कीम 2025 इंप्लीमेंट हो जाती है, जब तक आप करते हो पास इंशाल्लाह, तो फिर एक ही सब्जेक्ट रह जाएगा, वो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, कैफ लेवल, कैफ गालिबन 3 है, 3 बन रहा है, तो उसमें फिर आपसे मेरी मुलाकात रहेगी इंशाअल्लाह, अगर आपने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो, और आपने पढ़ना हुआ तो, ठीक है। ओके, कह रहा है ओनर ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर विदड्रॉ 10,000 फ्रॉम कैश रजिस्टर फॉर पर्सनल यूज़। कैश रजिस्टर क्या है ये? बस वो कह रहा है कैश का एक खाता बनाया हो तो उसमें से 10,000 निकाल लिए, दराज में से निकाले होंगे, ठीक है। अच्छा, अब होगा कैसे, ओनर की इक्विटी 10,000 रुपये से कम हो जाएगी, ऐसा ही है। चलो, कह रहा है ओनर ऑफ द बेकरी केक्स ले गया, ब्रेड ले गया 2,000 घर वालों के लिए, तो क्या होगा, मेरी इक्विटी 2,000 से बोलो बोलो कम हो जाएगी। कह रहे पार्टनर इन अ बिजनेस यूजेस द कंपनी डिलीवरी वैन फॉर पर्सनल ट्रैवल, और 5,000 का फ्यूल कॉस्ट जो है ना उसने डलवाया, जो कि बिजनेस ने पे किया। बोलो अब क्या होगा, अब बिजनेस का खर्चा तो बड़ा लेकिन मेरी इक्विटी भी कम हो गई, क्योंकि बिजनेस के पैसों से पे किया ना, तो बिजनेस का खर्चा बढ़ गया और मेरी इक्विटी भी कम हो गई। बात समझ रही है? चलो, की टेक भी क्या लिखा हुआ भाई, पढ़ लेते हैं इसको भी। कह रहा है ड्राइंग डिक्रीज द बिजनेस रिसोर्सेज, जैसा कि कैश, गुड्स और अदर एसेट्स एंड द ओनर्स इक्विटी, बट आर नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। 10,000 मरतबा पढ़ लिया हमने, बात क्लियर है? क्लियर है। चलो, अगर ये क्लियर है ना, तो आप मुझे ना एक सवाल सॉल्व करके दोगे। हाँ, ये वाला नहीं, हम आपको ना हैंड आउट से निकालते हैं नया माल, ताज़ा माल। रुक जाओ, अभी आपको ना ताज़ा माल पेश करता हूँ। वो पड़ा होगा मेरे ख़जाने में क्या है, PRC4 IT का ख़जाना कहाँ है यार, ये रहा। अच्छा, ये मेरा ड्राइव लिंक है PRC4 नॉलेज बैंक का, ठीक है। इसका लिंक मैं आपसे कहाँ शेयर करूँ, PRC के अनरजिस्टर्ड ग्रुप पे शेयर कर दूँ? सब हो अनरजिस्टर्ड ग्रुप पे? हाँ, नहीं हो सब? क्यों नहीं हो सब? PRC का जो अनरजिस्टर्ड ग्रुप है, रजिस्टर्ड में तो सब नहीं आया होगा ना अभी? सब आ गए रजिस्टर्ड में? अनरजिस्टर्ड में ना, तो मैं रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों पे चला दूंगा नॉलेज बैंक का लिंक। नॉलेज बैंक में बेसिकली होता ये कि जो मेरी PDF है ना, लेक्चर नोट्स, ये मैं दिया करूँगा, लेकिन मैं अभी आप लोगों को नहीं दे रहा, क्योंकि आप लोग छोटे हो अभी, ठीक है। छोटे मतलब लिखोगे नहीं ना, फिर डीड बन जाओगे। लेक्चर आती है, PDF आती है, बस उसी से रीड करेंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, इतने डीड बन जाओगे, तो नहीं दूंगा अभी, जब तक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं होता, और मैं रजिस्टर भी चेक करूँगा ना साथ साथ, इसलिए नहीं दूंगा। सर अकाउंटिंग का अलग से ग्रुप बनाए ना, बना लें अकाउंटिंग का अलग से ग्रुप? हाँ, PRC का अलग से बना, PRC का तो बना हुआ है कंबाइंड, लेकिन अकाउंटिंग का नहीं बना हुआ। तो तुम सब जब तक रजिस्टर्ड हो जाओगे, तो फिर मैं अकाउंटिंग का रजिस्टर्ड भी अलग से बना दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नोट्स ही रहा। अच्छा, इसमें मैंने अपडेट किया ना, बताया था ना मैंने तुम्हें 61 MCQ डाला है। अच्छा जी, ऊपर होगा ऊपर। कहाँ गया चाचू, सवाल कहाँ गया? लगता है कि इधर नहीं है, वो फिर मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ ही कराना है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, डन है डन है डन है। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन की मैंने बेसिक्स बना दी आपकी, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मल मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा ना, वो नेक्स्ट चैप्टर से होगा। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने आपसे डिस्कस करने थे क्या, बेसिक्स हो गए, और एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि बोलो बोलो 5 एलिमेंट्स गिनवाओ। बेहतरीन, समझ आ गया, 5 का पढ़ा याद हो गया। चलो, अब आपने क्या करना है, ये वाला सवाल सॉल्व करना, और कसम है तुम्हें कि तुमने इसका आंसर नहीं देखना है, करोगे तो अपने साथ जाती करोगे, ठीक है। तो आंसर नहीं देखना, करना क्या मैं बताता हूँ। आपने ये करना है, आपने ये करना है, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, रिक्वायरमेंट नहीं लिखी मैंने, कोई मसले वाली बात नहीं है, नहीं लिखी। अच्छा, आपने ये करना है कि इसमें आपने मुझे सिर्फ बताना है कि आपके पास किस ट्रांजैक्शन में क्या हिट हो रहा है, यानी कि
एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस, कौन सी चीज़ क्या है और वो बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। और अगर एसेट है तो उसका नाम क्या है, लायबिलिटी तो उसका नाम क्या है। जैसे एक करवा के दिखा दूँ, एक पहले ट्रांजेक्शन कर दूँ, पहले ट्रांजेक्शन देखो, जैसे पहली ट्रांजेक्शन में मेरे पास क्या आ रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹7 लाख इन कैश, तो मैं कहूँगा 7 लाख कैश मेरा एसेट है, सॉरी 70,000, असल में लाखों की आदत हो गई है। अच्छा, स्टार्टेड बिजनेस और मैंने अपने बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल, तो मैं कहूँगा मेरा कैपिटल इंक्रीज और कैश डिक्रीज। बस ये इस तरह से ना इंक्रीज डिक्रीज के इफेक्ट बनाना है, छेदी बना लो, फिर हम सॉल्व करेंगे मिलके। अच्छा, नोट्स तुम लोगों के पास है तो नोट्स में से सवाल देख लो, मैं जब तक तुम लोगों के लिए इसको अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ। किसी ने बाजू वाले के रजिस्टर में नहीं झांकना है, ठीक है। इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू लुक इन दी रजिस्टर्स ऑफ अदर्स। चलो जी स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रही है डेट, ठीक है, 1 जन, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ अब 1 जन का काम, ठीक है। 1 पेन बंद हो गया। फर्स्ट जन को क्या हुआ, ज़रा को मुझे बताएगा। वो कह रहा है कि मैंने स्टार्ट किया बिजनेस विथ 70,000 इन कैश। इसको वो ऐसे भी कह सकता था कि मैंने स्टार्ट किया बिजनेस और 70,000 कंट्रीब्यूट किए, 70,000 की इक्विटी इंजेक्ट की, 70,000 का बिजनेस में पैसा लगाया। तो इसका मतलब मैंने अपनी इक्विटी इंक्रीज की। इक्विटी की डेफिनेशन पढ़कर आया अभी, क्या थी, कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो मैं तो ओनर हूं, मैं तो मिस्टर ए हूं, मैं हूं ओनर कॉफी शॉप का, मैंने 70,000 रुपये लगाए हैं, तो मेरी इक्विटी 70,000 रुपये से क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इक्विटी का नाम क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। और दूसरा एसेट क्या है, दूसरी लायबिलिटी क्या है, कैश, कैश डाला है, तो कैश बिजनेस में आया है कि गया है। कितने लोग बोलते हैं गया, कैश गया, ओहो 70,000 की इक्विटी डाली ना तो कैश चला गया ना। कितने लोग बोलते हैं गया है, कितने लोग बोलते हैं आया है, आया है, तो कैश भी आया है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसको हम एक काम करते हैं कि ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, हम इसको ऐसे कर देते हैं, हम इसको कहते हैं कि इक्विटी मेरी बढ़ी है कैपिटल के नाम पे और एसेट मेरा बढ़ा है कैश के नाम पे। क्लियर है शर्मीन, क्लियर है, अब क्लियर है। चलो दूसरे पे आ जाओ। 2 परचेस्ड फर्नीचर ₹15,000 इन कैश। मैंने, अच्छा सबसे पहले मुझे एसेट चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। फर्नीचर क्या है, एसेट, कैश क्या है, क्या हुआ होगा, एसेट आया है, कैश गया है। 2 जैन, एसेट, एक सेकंड मैं एक जगह छोड़ पाऊँ। सेकंड जैन को क्या हुआ है बोलो, एसेट इंक्रीज हुआ है, किसके नाम पे, फर्नीचर के नाम पे, और एसेट डिक्रीज भी हुआ है, कौन सा, कैश।
5 जैन परचेज इन्वेंट्री कॉफी बीन्स एंड सप्लाईज फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। इक्विटी कैसे डिक्रीज हुई होगी? ये मेरे बिजनेस का खर्चा है। नहीं, वो सेकंड वाले की बात कर रहा है, ऐसा ही है ना। तो ये एक्सपेंस कैसे हुआ? खर्चा थोड़ी हुआ कोई, ये तो मैंने अपने यूज़ के लिए लगाया है, एसेट लिया है, इकोनॉमिक रिसोर्स, खर्चा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात की, खर्चा तो हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे अकाउंटिंग में, कि जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिन्हें मैं एक्सपेंस कह देता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, बड़े बड़े खर्चे होते हैं। तो जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं ना, जो मुझे 1 साल या उससे ज़्यादा पे फ़ायदे देंगे, वो मेरे एसेट्स हैं। अब ये जैसे कहते हैं ना, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर इंसान को मौत का जायका चखना है, हर इंसान को मरना है, हर जानदार को ख़त्म होना है। तो क्या हर एसेट को कभी ना कभी ख़त्म नहीं होना होगा? क्या ये एसी मेरे पास हमेशा रहेगा? क्या ये टीवी मेरे पास हमेशा रहेगा? क्या ये घड़ी मेरे पास हमेशा रहेगी? क्या ये लैपटॉप मेरे पास हमेशा रहेगा? नहीं। जैसे इंसान की उम्र ढलती है, बच्चे से बड़ा, बड़े से बूढ़ा, बूढ़े से फिर अपनी मौत के करीब जा रहा होता है, वैसे एसिड भी कभी जवान होता है, बहुत टाइट प्रोडक्शन कर रहा होता है, टाइट हवा दे रहा होता है, लेकिन एक वक्त आएगा कि इसको रिपेयर करा करा के हम थक जाएंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? कचरा हो जाएगा, फेंकने के काबिल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? मर जाएगा, खप जाएगा, यानी कि असल मायनों में खर्चा हो जाएगा, असल मायनों में एक्सपेंस हो जाएगा। तो एसेट, जब आप हुज़ैफा भाई के साथ डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ोगे ना, तो उसमें आप पढ़ोगे कि जब मैं बड़े बड़े चीज़ें ले लेता हूँ ना, मेरे पास एसेट्स हो जाते हैं। लेकिन अब एसेट की भी तो एक ज़िंदगी है ना, तो एसेट अपनी ज़िंदगी पे आहिस्ता 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 अपनी उम्र ढला रहा होता है, अपनी जवानी को घटा रहा होता है, और वो एक दिन एक्सपेंस हो जाता है। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुम देखोगे कि एसेट एक्सपेंस हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन ये अभी क्या है? अभी जवान है ना, अभी एसेट है। बात समझ आ रही है? 10,000 का फर्नीचर बाय किया, हाँ, नहीं, इक्विटी एसेट की मद में बढ़ गई है और एसेट की मद में ही कम हुई है। देखो मेरी बात सुनो, एसेट की मद में ही बढ़ी है और एसेट की मद में ही कम हुई है। इक्विटी कम नहीं हुई, नहीं हुई, इक्विटी को छेड़ा ही नहीं। मैं इक्वेशन के इस पार खेल रहा हूँ, लेफ्ट वाली साइड, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, लेफ्ट साइड पर हूँ। एसेट ही बढ़ाया, एसेट ही कम कर दिया, मैं इक्विटी पे नहीं गया, खर्चा नहीं है ये, ठीक है। चलो अब परचेज इन्वेंट्री कॉफी बीन्स एंड सप्लाईज ₹10,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा, इन्वेंट्री क्या है? ये एसेट्स है, स्टॉक है, गुड्स है, मर्चेंडाइज है। फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट लाइबिलिटी है। चलो 5 जान पहले, 5 जान ना, फिफ्थ TH आ जाओ, ठीक है। एसेट आया है, क्या नाम है इसका? इन्वेंट्री। अच्छा, और लायबिलिटी क्यों? लायबिलिटी क्यों? क्योंकि क्रेडिट पर है। अकाउंट पेएबल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 3 पॉइंट्स में किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, हाँ, कुछ भी नहीं है, इजी इजी सीन है। कैसे? थर्ड वाले में अब भाई ने सवाल किया कि क्या मैं इन्वेंट्री को कैपिटल में ला सकता हूँ? हाँ, क्या मैंने ये कहा कि मैंने अपनी जेब से कुछ पैसा डाला है, बिजनेस को दिया है? देखो हम ना डेफिनेशन के ऊपर रह के ना उसूल बनाएंगे, हमेशा डेफिनेशन से कभी बाहर नहीं आएंगे। इक्विटी क्या है? रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू द बिजनेस बाय द ओनर टू द ऑफ द बिजनेस। तो क्या ये रिसोर्स बिजनेस को मिला है? हाँ, लेकिन क्या ओनर ने अपनी जेब से निकाल के इन्वेंट्री दी है? अगर देखो ओनर ने अपनी जेब से निकाल के, मिस्टर ए ने अपनी जेब से निकाल के पैसे दिए होते ना इन्वेंट्री के, मैं खुदा की कसम कहता इक्विटी है। तुम्हारी बात बजा सही है, लेकिन पैसा किसका इस्तेमाल हुआ है? तो फिर ये क्या है? इक्विटी है या नहीं है? नहीं है। इक्विटी जब है जब मालिक पैसा डालेगा, मालिक कुछ डालेगा, मालिक कंट्रीब्यूट करेगा। ड्राइंग कब है? जब मालिक कुछ निकालेगा, मालिक पैसा निकालेगा, मालिक गुड्स निकालेगा, कुछ भी निकालेगा मालिक, तो क्या हो जाएगी? ड्राइंग हो जाएगी। एंड ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। बेहतरीन, समझ आया? देखो मैं एक एक पॉइंट पे रुक के पूछूंगा, एक एक पॉइंट पे रुक के पूछूंगा, ताकि सब मेरे साथ रहें, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि
बहुत अटेंटिव होकर चीज़ों को पढ़ो, और जो कुछ मसला हो ना, जो कुछ मसला हो, मैंने पहली क्लास में भी बोला, मैंने दूसरी क्लास में भी कहा है कि पूछना है तो पूछना है, ठीक है। चलो, आर्टजेन, क्या हुआ है आर्टजेन को? पेड 5,000 टू द सप्लायर फॉर इन्वेंट्री परचेज्ड अर्लियर। अब देखो इसका ना मैं तुम्हें एक और बताता हूँ। वो कह रहे हैं ऊपर जो भाई आपने इन्वेंट्री खरीदी है ना उधार पे, इसमें से आपने 5,000 रुपये सप्लायर को दे दिए। जब मैंने एसेट खरीदा था तो मेरे पास इन्वेंट्री तो आ गई थी, लेकिन मेरा पेबल भी बढ़ गया था। अब मैं उधार चुका रहा हूं, अब मैं कर्ज चुका रहा हूं, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। चलो, ये सबने सही बताया, लायबिलिटी मेरी कम हो गई। कितने से? सॉरी, नहीं, क्या क्या कहूँगा उसको, बताओ। अकाउंट्स पेबल, अच्छा, और कैश में पे किया है, सॉरी एसेट पे किया है ना, सॉरी एसेट है ना, तो क्या होगा? कैश। क्या कहूँगा भाई इसको प्यार से? कैश। कितना हो गया भाई? कम हो गया। हाँ जी, ऐसा ही सीन है। चलो जी, वेरी गुड, हो गया। आगे आ जाओ। नंबर 10, सोल्ड कॉफ़ी फॉर ₹25,000 इन कैश। 25,000 रुपये की कॉफ़ी बेची है। अरे बहुत सारी कॉफ़ी बेची होंगी दिन में, एक ट्रांजेक्शन में लिख दिया है। 25,000 रुपये की कॉफ़ी बेची है, ठीक है। कब बेची भाई? 10 जनवरी को, 10 जैन कॉफ़ी बेची है। क्या आया? पैसा आया। एसेट मेरा बढ़ गया क्योंकि मैंने कैश कमाया, और कॉफ़ी बेची तो इनकम। और कितने लोग बोलते हो कि जो है वो क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ होगा? इन्वेंट्री तो एसेट्स है, सही बात है। तो फिर ये क्या होगा? एसेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये आ गया। लेकिन मेरा बिजनेस किसका है? मेरा बिजनेस किसका है? कॉफ़ी शॉप का है। तो मेरी आमदनी किससे होगी? कॉफ़ी बेचने से। तो जब मैंने कॉफ़ी बेची है तो ये क्या हुई होगी? इनकम। कितने लोग इनकम के साथ हैं? सब इनकम। मेरे कहने पे नहीं हुआ ना, और इख्तलाफ भी है ना इनका, इनके इख्तलाफ को भी बात करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लो उसूल की, कि जब मेरा मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है? इनकम की डेफिनेशन, इनकम अर्न फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशन, कोर बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या है? कॉफ़ी बेचना है, कॉफ़ी बेची, क्या होगी? इनकम। तो इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। अमतुल का सवाल, अच्छा सवाल है, जवाब भी इसका है। देखो अभी मैं तुम लोग कान बंद कर लो, मैं उससे बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। कॉमर्स वाली हो ना? नहीं, साइंस वाली हो? चलो ठीक है, फिर भी लेकिन आप लोगों ने भी ध्यान नहीं देना, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात होने वाली है। देखो सवाल क्या आपका सवाल ये है कि जब मैंने कोई चीज़ बेची है, ठीक है, मैंने कॉफ़ी बेची है, तो आपने कहा कि जिस चीज़ का कारोबार होता है वो इन्वेंट्री होती है, ऐसा ही है, यही वाला दिमाग में घूम रही है। तो मैंने कहा लेकिन मैंने कॉफ़ी बेची, मेरी इनकम है। मैंने कॉफ़ी का कब बेचा? ये लो भाई मेरी इनकम रिकॉर्ड कर ली। लेकिन डेफिनेटली बात तो आपकी ठीक है। जब मैंने, चलो मैं लैपटॉप की बात करता हूँ, कॉफ़ी तो वो है ना, ऐसी लैपटॉप की बात करता हूँ। तुमने कहा कि अगर लैपटॉप बेच के मैंने कुछ कमाया तो मेरा इनकम तो हो गई है, लेकिन इन्वेंट्री भी तो कम हुई है। तो जब हम डेबिट क्रेडिट पढ़ेंगे ना, डेबिट क्रेडिट, तो आपको टीचर पढ़ाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आके कि एक और एंट्री बनती है, एक और चीज़ भी होती है। फिर मैं कहता हूँ कि ये लैपटॉप मैंने कितने का ख़रीदा था, ठीक है, कितने का ख़रीदा था, कितने का मिला था, एक एंट्री वो बोलता हूँ मेरा एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, इसको बनाने में खर्चा आया होगा ना। अब फिर जो सेकंड एंट्री में वो खर्चा रिकॉर्ड किया जाता है। फिर मैं बोलता हूँ चलो भाई इन्वेंट्री भी गई, बात सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल आपका जायज़ है, बजा सवाल है, लेकिन अभी हमने क्या रिकॉर्ड करी है? सिर्फ कॉफ़ी बेचने से सादा इनकम रिकॉर्ड की। तो आपका सवाल गलत नहीं है, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपने सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, एंट्री भी नहीं बना रहे हम, तो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग एक ही काम करना है, क्या बोलो? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से, कोर बिजनेस एक्टिविटी से हमने कमाया है वो मेरी क्या है? इनकम है। बस गेम आसान रखनी है। कॉमर्स वाले कौन थे? याद है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सी एंट्री की? जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, COGS और फिर इन्वेंट्री वाली चीज़, ठीक है। हाँ जी, इतने सारे एक साथ आ गए। हाँ पहले शर्मी बताया, एसेट कैश है।
नहीं, देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा ना अकाउंटिंग क्वेश्चन पे आता हूँ। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। मैंने कहा ये हमेशा बैलेंस होगी। मैंने 5,000 की कॉफ़ी बेची या 25,000 की, ठीक है, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी है? नहीं। क्या बढ़ी? सारी की सारी इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ने से क्या होगी? इक्विटी बढ़ेगी, कम होगी? बढ़ेगी। अभी मैंने पूरा तमहीद बांध के ना, पूरी तमहीद बांध के यही जवाब दिया है कि कॉफ़ी भी डिक्रीज़ हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन उसकी एंट्री हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब आपको सर हुज़ैफा पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या हुआ था आपके साथ। कि जी जी, इनकम हो गई, जाएगी ना, जाएगी ना, ये तो बोल रहा हूँ। खरीदते टाइम नहीं जाएगी, खरीदते टाइम नहीं जाएगी, बेचते टाइम जाएगी। आओ आओ कल की क्लास में चलें। ऐसे बुरे वक्तों के लिए ना मैं ना वो नोट्स बना के रखता हूँ। ये देखो, ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक्सपेंस है, बिल्कुल है, लेकिन इसकी एंट्री हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे, नहीं बना रहे। जब मैं बेच दूंगा, बेच तो दी है, लेकिन जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना, तो इसकी सेकंड एंट्री भी बना के दिखाऊंगा। जब हुज़ैफा भाई पढ़ाएंगे, बनाऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीचर आपको बना के दिखाएगा। तो जब आपको वो दिखाएंगे ना कि देखो मैंने माल बेच दिया, अब मैंने जो माल ख़रीदा था इसकी जो कॉस्ट आई थी, अब मैं इसको एक्सपेंस आउट कर रहा हूँ, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक एंट्री बना दोगे कि ये लैपटॉप मुझे कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, इस सोल्ड आइटम की कॉस्ट कितनी पड़ी। बात सुन रही है? ये भी एक्सपेंस है, रिकॉर्ड करूँगा, उस वक्त जाके करूँगा, अभी नहीं करूँगा। क्लियर है? हाँ, अभी कैसे करेंगे रिकॉर्ड, मैं आपको बता देता हूँ। चलो तुम लोगों को यार मैं बता देता हूँ, तुम लोगों को बताने चाह रहा था, लेकिन तुम लोगों का ना चूँकि सवाल आ गया है तो मैं तुम लोगों को पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तुम लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ 10 जनवरी को। ये मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि तुम लोगों के दिन में सवाल है, फिर तुम लोगों का दिमाग वहीं घूमता रहेगा। देखो 10 जनवरी को ना 2 काम हुए हैं। आ जाओ यार, आ जाओ, तुम लोगों का ना सवाल आ गया। बाजी, अपना कॉमर्स वाली बाजी, नहीं कॉमर्स की साइंस वाली ना, आप तो कॉमर्स वाली बाजी, हाँ, तो आप ना अभी थोड़ा सा मैं सुनेंगी। अब इन लोगों के ना सवाल आ गए, अब अपने को क्लास रोकने का और उनकी सवाल एड्रेस करने का, ठीक है। इनका सवाल था ना, सबका सवाल था क्या कि आपका माल भी तो बिका है, माल भी तो बिका है। देखो 10 जनवरी को 2 काम हुए हैं, ठीक है। क्या हुआ है? 2 काम हुए हैं। क्या क्या हुआ है बोलो? मैंने कॉफ़ी बेची, ठीक है, और फिर मेरी इन्वेंट्री कम होनी चाहिए, ये सवाल है आप लोगों का, ठीक है। ऐसा ही है, मैंने कहा मैंने अगर कॉफ़ी बेची तो मेरा एसेट बढ़ गया जिसका नाम है कैश, और मेरी इनकम बढ़ गई जिसका नाम है क्या? बोलो इनकम बढ़ गई, सॉरी इनकम बढ़ गई, लेकिन नहीं इक्विटी बढ़ गई। एक सेकेंड, इक्विटी बढ़ गई, हम तो यहाँ हेड लिख रहे हैं ना। इक्विटी बढ़ गई, इसका नाम क्या है? इनकम। इक्विटी नाम है, इक्विटी में इनकम आती है, एक्सपेंस लेस होते हैं, ठीक है। एक हो गया, डन। ये वाला सवाल था, ये जवाब था मेरा, आप लोगों का सवाल था। अब उस पर आ रहा हूँ, अब सब सुन लो, अगली बार ये वाला कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है। अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना नहीं था लेकिन पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को ना, फिर मैं हर चीज़ की 2 एंट्री बनवाऊंगा इस तरह से। सवाल ये था कि मैंने कॉफ़ी बेची, कॉफ़ी बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, वो भी तो कम हुआ होगा, तो ठीक है, बिल्कुल हुआ है, मेरा एसेट भी चला गया। लो, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। ये क्या है? ये कॉफ़ी का मटेरियल है, ये कॉफ़ी का मटेरियल है। अब मेरा एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस जो मेरा है इसे मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतने बेसिक लेक्चर पे, तीसरे लेक्चर पे मुझे ये बिल्कुल भी नहीं बताना था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतने बेसिक बच्चे को नहीं बताते ना। अभी जनरल खेलेंगे, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर जाके P&L बनाएंगे, फिर जाके बताते हैं। लेकिन चूंकि ये बच्चे थोड़े से एडवांस बच्चे चल रहे हैं, इनको जानने का शौक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ज़्यादा बहस नहीं करना, ठीक है। फिर वरना फिर मैं इसको निकालने के लिए बैठ जाऊँगा, कैसे निकलती है, फिर वो हमारे जो क्लास का जो एजेंडा है ना, वो चला जाएगा। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ मैं, है ना? ठीक है। अमतुल बाजी, आपका सवाल सही था, आपका सवाल भरा के मैंने कहा था, खुद कहा था सवाल पूछो, भले 10 मिनट निकले, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपका सवाल एड्रेस हुआ, ठीक है, डन है। किसी को कोई मसला हो, कोई परेशानी, सवाल एड्रेस हो गया,
भाई का भी ये सवाल था, आपका भी ये सवाल था, आपका भी ये सवाल था, क्या कि इन्वेंट्री भी तो गई ना, सही बात है गई, बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक फरमाया, ठीक है। अब आप सबकी इजाज़त से क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ बोलो बोलो, बढ़ जाऊँ आगे? चलो, या अल्लाह तेरा शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2000 इन कैश 12 जैन। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एक्सपेंस मेरा बढ़ गया, किस नाम पे? इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे। और हाँ, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। अच्छा, मैंने कैश पे किया या उधार पे रखा है? कैश पे किया, तो क्या होना चाहिए? एसेट डिक्रीज होना चाहिए ना कैश के नाम पे। भाई बोलेगा यार एक्सपेंस आ गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगर मैंने पे नहीं किया होता तो मैं बोलता हाँ ठीक है, ड्यू हो गया है, अक्रू हो गया है, बकैया हो गया है, लेकिन मैंने पे नहीं किया तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती। लेकिन चूंकि मैंने पे कर दिया है, कैश में ही पे किया, तो मेरी लायबिलिटी क्यों बढ़ाऊं? बोलूंगा जनाब कैश दो, खत्म करो, बात छोड़ो, जान छोड़ो, खत्म बात, क्लियर है? बोलो बोलो, ऑन है? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बढ़ जाऊँ मैं आगे? तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। कल के लेक्चर में चलता है। खान ने महीने में 7 लाख रुपए की चाय अंडा पराठा बेचा। हाँ, कल के लेक्चर पे लेके जाऊँ ना, कल के लेक्चर पे लेके जाऊँ भाई को। भाई ने कहा कि एक्सपेंस पे होने से कम होना चाहिए ना, बढ़ क्यों गया है? खान ने 50,000 रुपये का इतनी आटा, चीनी, ठीक है, दूध पत्ती, इतनी क्या क्या खरीदा था। 25,000 की सैलरी दी थी, 10,000 का फिर कुछ दिया था, 30,000 का फिर कुछ दिया था। तो ये खर्चे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़े जा रहे हैं ना, बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि खर्चे के बढ़ने पे इंसान क्या होता है? सैड, अफसोस अफसोस अफसोस। और कम होने पे क्या होता है? खुश। भाई ने कहा खर्चा पे होने से कम होता है, तो भाई को क्या होना चाहिए? खुश। लाओ 50,000 रुपये दो। तो खुश हो जाओगे ना फिर पे होने पे। एक्सपेंस इंक्रीज होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। सारा खान का भी ये सवाल आया है कि एक्सपेंस तो डिक्रीज होना चाहिए। नहीं, एक्सपेंस तो रिकॉर्ड हो रहा है मेरा। मेरी बिजनेस की बुक्स में मैं क्या कर रहा हूँ? बोलो, अकाउंटिंग किसका नाम है? बोलो बोलो, रिकॉर्डिंग का नाम है। तो मैं अपने बिजनेस की बुक्स में अपना खर्चा क्या कर रहा हूँ? रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा खर्चा किताबों में क्या हो रहा है? क्लियर? पे हो रहा है, पे हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन खर्चा तो इंक्रीज हुआ ना। मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं ना जब बिल आया। देखो मेरी बात सुनो, जब बिल आया तुम्हारी बात ठीक है, भाई कह रहे जब बिल आया जब खर्चा बढ़ा होगा, लेकिन जब मैंने पे कर दिया तो मेरा खर्चा कम होगा। भाई की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जिस वक्त एंट्री बना रहा हूं, समझो अभी बिल आया और अभी मैंने पे कर दिया, हाथ क्या? मैंने बिल के आने पे कोई एंट्री नहीं बनाई। इसका जवाब लिख लो कहाँ मिलेगा, इसका जवाब लिखो कहाँ मिलेगा, बता रहा हूँ। एक तो भाई का सवाल था फर्नीचर एक्सपेंस क्यों नहीं है, इसका जवाब मैंने क्या बताया? हुज़ैफा भाई आपको पढ़ाएंगे डेप्रिसिएशन, तो इसका जवाब मिलेगा डेप्रिसिएशन में। लिख लिया? लिख लिया? लिखा ना, ठीक है। अच्छा, अब भाई का सवाल आया वो वाला कि यार आपने तो खर्चा पे किया है तो खर्चा कम होना चाहिए था। तो मैंने इसका जवाब क्या दिया कि खर्चे के आने पे, बिल के आने पे मैंने कोई एंट्री नहीं बनाई, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, मैं डायरेक्ट पे ही कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट एसेट कम कर दिया। हाँ, इसका जवाब आपको मिलेगा किस लेक्चर में? आपको जवाब अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट के चैप्टर में, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट के चैप्टर में। जब आपको टीचर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग ना कैश बेसिस पे नहीं होती। ये मैंने कैश बेसिस पे कर ली ना कि जैसे बिल आया मैंने पे कर दिया। अकाउंटिंग होती है अक्रूवल के कॉन्सेप्ट पे। अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको आपके टीचर बताएंगे रेलेवेंट टॉपिक के अंदर। तो फिर वो आपको बताएंगे जब आपका बिल आया होगा तो आपने कहा होगा ओहो खर्चा बढ़ गया, ओहो लायबिलिटी भी बढ़ गई। फिर जब आपने बिल पे किया होगा आपने बोला अरे मेरा खर्चा कम हो गया, मेरी लायबिलिटी भी कम हो गई। सही है, बात समझ आ रही है? और मेरा एसेट कम हो गया। ठीक है, ये सारी एंट्रीज आप बना रहे हो उस वक्त। तो ये मेरी अभी टॉपिक का डिस्कशन ऑफ टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? उस वाले जवाब को मैं अभी एड्रेस नहीं करूंगा। क्लियर है? अक्रूवल बेसिस का सवाल है आपका, अक्रूवल वाले चैप्टर में क्लियर होगा।
डन है। लेकिन फिलहाल मैंने क्या किया, जब मेरे पास बिल आया तो मैंने कोई एंट्री नहीं बनाई, मैं रिकॉर्ड ही कब कर रहा हूँ, जब मैं पे कर रहा हूँ, इसलिए मेरा एक्सपेंस बढ़ा और कैश कम हो गया। सारा खान समझ आया? आतिफ भुट्टो, यार ऑनलाइन वाले भी तो बच्चे हैं मेरे, पूछे इनसे। हृदय, HRIDY, हृदय, मशहूद, अच्छा मशहूद ऑनलाइन बैठा, मशहूद मैं क्लास में याद कर रहा था। सना, सारा खान, युसरा असगर, समझ आ रहा है मेरे बच्चों? चलो जी, गुड गुड, डन है, डन है, बढ़ जाऊँ आगे। अल्लाहु अकबर। 15 जनवरी, रेंटेड अ शॉप फॉर ₹10,000, पेड इन एडवांस फॉर द मंथ। 15 जनवरी को मैंने रेंट पे एक शॉप ली है और मैंने उसका किराया एडवांस में पे कर दिया है। मैंने कहा था कि अगर मैं पूरे महीने रहने के बाद किराया पे करूँगा तो वो मेरा क्या होगा, एक्सपेंस। लेकिन अगर मैं सुपर कार्ड से याद आया, सुपर कार्ड सुबह मेरा एक्सपायर हो गया और सारे मेरे मिनट चले गए। लेकिन अगर मैं पहले से सुपर कार्ड डलवा लूँगा, प्री पे कर दूँगा, तो ये जो मेरा खर्चा है, क्या ये खर्चा कहलाने के लायक है या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं। तो ये क्या होगा, मेरा एसेट। तो ये कह रहा है कि मैंने एक शॉप रेंट पे ली है, 10,000 रुपये उसके लिए एडवांस में दे दिए हैं, ये मेरा क्या है, एसेट। तो मेरा एसेट क्या हो गया, इंक्रीज। इसका क्या नाम होगा, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। जब ये खर्चा हो जाएगा ना तो ये एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी तो एक्सपेंस नहीं हुआ, अभी तो मेरा इनकम वो है, इनकम भी नहीं, क्या कहते हैं उसको, लेवल अगर आपका प्रीपेड रेंट क्या है, एसेट है। अच्छा, पेड इन एडवांस फॉर द मंथ, 10,000 रुपये पे भी तो किए, क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई? नहीं, एसेट डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एसेट। किसके नाम पे बोलो भाई, कैश के नाम पे। क्लियर है? कोई मुश्किल बात तो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आ जाओ, 20 जनवरी को ओनर ने 8,000 पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए। 20 जनवरी को ओनर ने 8,000 पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, बताओ। हाँ जी, लेकिन क्या निकाला है, कैश निकाला है। ड्राइंग में कितनी क्या अमाउंट बताइए ना, तो क्या ये बताया कि क्या कैश निकाला ना, तो एसेट्स मेरे कम होंगे किसके नाम पे, कैश के नाम पे, और इक्विटी मेरी बढ़ जाएगी ना, हाँ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैंने ड्राइंग की है। चलो, ड्राइंग एक्सपेंस है ना, नहीं है, एक्सपेंस है ड्राइंग, नहीं है, डिडक्शन इन इक्विटी है। शाबाश, क्या बात है। चलो भाई, चलो जी। 25 जनवरी, पेड स्टाफ सैलरीज ऑफ ₹7,000 इन कैश, पेड स्टाफ सैलरी ऑफ ₹7,000 इन कैश। 25 जैन, एक्सपेंस आएगा, बढ़ेगा, एक्सपेंस पे होने से कम नहीं होता, नहीं। क्यों क्यों क्यों? रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने डायरेक्ट कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर लिया, अक्रूवल की कोई अकाउंटिंग नहीं की थी, रिकॉर्ड नहीं किया था। जब मेरे पास सैलरी ड्यू हो गई थी, होता है ना 30 को ड्यू हो गई हो, दूसरी तीसरी को सैलरी रिलीज कर रहा हूँ, तो मैंने दूसरी तीसरी को अकाउंटिंग की एंट्री बनाई है, ठीक है। चलो, अच्छा, और एसेट कम, कैश में पे किया है, एसेट कम। कौन सा एसेट, क्या नाम है इस एसेट का आजकल, कैश। क्लियर है? चलो जी, चलो जी, चलो जी। 30 जनवरी क्या हुआ है 30 जनवरी को, परचेज एन एस्प्रेसो मशीन फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे। तो मेरा एस्प्रेसो मशीन क्या है, एसेट है, एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है। कहाँ मिलेगा जवाब इसका, कहाँ मिलेगा इसका जवाब कि नहीं, मैं हाँ डेप्रिसिएशन में, किसने बोला डेप्रिसिएशन, किसी की आवाज़ आई थी ना, हाँ पीछे से आई थी, हाँ सही। अभी मैंने उनको बताया था कि भाई ने कहा ये तो आपका एक्सपेंस होना चाहिए, मैंने कहा नहीं मेरा एसेट है, ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता बेनिफिट देगा, आहिस्ता आहिस्ता। एक वक्त आएगा कि इसकी उम्र ढल जाएगी, ये बुढ़ा शुड्ढा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, एक्सपेंस। इसका जवाब कहाँ मिलेगा, डेप्रिसिएशन में मिलेगा, टीचर से पूछना, ठीक है। एसेट बढ़ रहा है किस बात पे, कि मैंने एक एस्प्रेसो मशीन ली है, और क्या हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। क्यों,
उधार पे लिए, क्या नाम है इस लाइबिलिटी का आजकल? अकाउंट्स पेएबल। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि हमने अपना पहला सवाल मुकम्मल कर लिया, बच्चों को समझा दिया। या अल्लाह इनको ना रिवाइज़ करने की तौफीक दे, समझने की तौफीक दे। ठीक है, चलो डन है, डन है। क्लासिक हो गया, क्लासिक। हाँ जी बोलो, बेहतरीन हो गया। अच्छा चलो आओ एक काम करो मेरे साथ ना ज़रा, इस जो पीडीएफ है ना, ये वाली पीडीएफ आपकी, इसके अंदर आ रहे हैं आपके 20 एमसीक्यूज़। ठीक है, 20 एमसीक्यूज़ आ रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने क्लास में करना है अभी 10 हाथ के हाथ, ताकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएँ, रिफ्रेश हो जाएँ। 10 कॉन्सेप्ट रिवाइज, 10 एमसीक्यूज़ करने के बाद होता है 20 भी कर लें, होता है 10 होमवर्क दे दूँ 2 सवाल के साथ, कुछ भी होता है ना। तो आओ ज़रा ये स्टार्ट कर लो, शुरू के 10 एमसीक्यूज़ आपने भी सॉल्व करने हैं। अभी स्टार्ट कर दो। जल्दी जल्दी करो, यू हैव जस्ट अराउंड 5 मिनट्स। ठीक है, इजी इजी है। अल्लाह अकबर। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसेट? एसेट की खासियत क्या है? वन ऑफ द खासियत एसेट की क्या है, ये आपने क्या करना है, बताना है। अच्छा जी, it increase liability owned or controlled by the business, always generate revenue, cannot be used for business operation। क्या है ऑप्शन बी? which one of the following is an example of a current asset? कैश इन हैंड। लोन रीपेमेंट 5 साल, नॉन करंट लायबिलिटी। किसी को कुछ पूछना हो तो रुक के फौरन पूछे, कोई शर्म आज़ूरी की बात नहीं है। With the following best describe a liability: obligation to transfer an economic resource, future expense, increase in equity, reduction in cash। क्या? A। example of other income? रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, माल बेच के पैसा कमाया, रेवेन्यू तो मेन इनकम होती है। रेंटल फ्रॉम, इनकम फ्रॉम लीजिंग अनयूज्ड स्पेस, ऐसे ही फारिग पड़ा होता है, रेंट पे चढ़ा दिया। कंसल्टेंसी फीस चार्ज टू क्लाइंट, कंसल्टेंसी का कारोबार ही होता होगा ना, ट्यूशन फीस भी स्कूल की होती है, तो फिर क्या होगा? चलो, विच आर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डिक्रीजेस इक्विटी? इनकम के आने से इक्विटी क्या होती है? इनकम के आने से इक्विटी क्या होती है? इंक्रीज। कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, डिक्रीज। इन्वेस्टमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल बाय द ओनर, इंक्रीज। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, क्या बैंक के लोन लेने से मेरी इक्विटी पे कोई फर्क पड़ेगा? एसेट और लायबिलिटी बढ़ेगा ना, तो क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है, गुड। द विच इज़ द फॉर्मूला फॉर इक्विटी? अब देखो आप परेशान ना हो जाना कि ये कौन सी बात हो गई, टीचर ने तो इक्विटी का फॉर्मूला पढ़ा है नहीं, ये तो आपने हमारे साथ जो है ना वो मस्ती कर दी है। देखो एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अब देखो मुझे ना मैथ्स बड़ी कमज़ोर है, लेकिन इतनी मैथ्स आती कि मैं ना इक्वेशन को आगे पीछे करता हूँ। अगर मुझे बनानी है इक्विटी, तो इक्विटी के लिए मैं क्या करूँगा? बोलो, इक्विटी बनाने के लिए क्या करूँगा? ये यहाँ प्लस हो रहा है, ये यहाँ प्लस हो रहा है, मैं बोलता रहा नहीं टीचर ये तो इक्वल के साथ है, नहीं ये इसके साथ क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू इक्विटी। चलो लायबिलिटी का फॉर्मूला बनाते हैं, आ जाओ मस्ती करते हैं। लायबिलिटी क्या, कैसा फॉर्मूला बनेगा बताओ? अच्छा ये इक्विटी यहाँ क्या हो रही है? प्लस, वहाँ जाके क्या हो जाएगी? माइनस। तो एसेट में से इक्विटी माइनस करूँगा, लायबिलिटी बन जाएगी, पक्की बात है, देख लो ऐसा ही है। चलो ओके, कौन सा सही है? बी। चलो मान लिया आपकी बात।
द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑपरेशनल एक्सपेंस वो जो मेरे बिजनेस के ऑपरेशन को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। कौन सी एग्जाम्पल नहीं है? देखो वो नॉट बोल रहा है, देखो एग्जाम में पढ़ के इसको गुमराह नहीं हो जाना कि ऑपरेशनल एक्सपेंस की बात कर रहा है, नॉट लिख रहा है। कभी बोलेगा विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस, तो बेस्ट डिस्क्राइब दिस जो है ना वो होता है कि यार होता है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, लेकिन जो बेस्ट लगे ना वो। अच्छा सर 6 का बी नहीं होगा, सारा खान ने पूछा है। बेटा 6 का बी है, ठीक है आ जाओ। ओके विच द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन एक्सपेंस। सैलरी, स्टाफ की, बिजली का बिल, रेंट फॉर द शॉप या निकाला हुआ ड्राइंग। सी गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है। ड्राइंग्स आर व्हाट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी किसने बोला? अच्छा ड्राइंग आर ट्रीटिंग एज एन एक्सपेंस, इंक्रीज इन इक्विटी, रिडक्शन इन कैपिटल, क्लासिफाइड एज इनकम। सी बेहतरीन। विद द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन कंट्रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एसेट। कंट्रोल खुद, अच्छा अब देखो मैं ना ऑप्शन नहीं पढ़ रहा कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। कंट्रोल क्या होता है? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि मैं खुद उसको इस्तेमाल कर सकूँ और किसी और को रोक सकूँ। किधर है ढूंढो। ट्रांसफर एसेट टू अदर पार्टी, राइट टू यूज एंड ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम इट, ऑब्लिगेशन टू सेटल लायबिलिटी, परचेज एसेट। देखो दूसरे वाले के अंदर जो आखिरी बात है वही लिखी हुई, लेकिन पहली बात मुझे मिल गई और बाकी कोई सही है ही नहीं, तो भी सही है। आ जाओ। द टाइप ऑफ करंट लायबिलिटी इस अकाउंट 10 थे। अच्छा तो क्या मतलब आगे हम नहीं कर सकते? मतलब बुरी बात है? अरे बोले तो 10 ही थे, लेकिन आगे भी कर लेते ना, कोई मसला नहीं है ना। वॉट टाइप ऑफ लायबिलिटी इस अकाउंट पेबल? करंट लायबिलिटी। असल में ये ना मेरी स्कीम है 10 देंगे ना 20 कराने की, ताकि जो आगे के 20 नंबर दे दूँ वाले। अच्छा विच आर द फॉलोइंग इंक्रीजेस इक्विटी। रेंट पे करने से इक्विटी कम होती है, प्रॉफिट से इक्विटी बढ़ती है, इन्वेंट्री खरीदने से तो एसेट ही एसेट में आपस में खेलते रहेंगे, उधार पे खेलोगी तो एसेट लायबिलिटी खेलेंगे, इक्विटी तो साइड पे बैठ के मैच देख रहा होगा ऐसे करके, तो क्या होगा? बी द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू। सूद कमाया, रेंट किया, ट्यूशन फीस स्कूल ने रिसीव की। हाँ बिल्कुल ठीक है, बाकी क्यों नहीं होंगे? बाकी तो अदर इनकम है। द फॉलोइंग इज नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कौन सा होता है? जिसको पकड़ के मुझे करंट नहीं लगता, ऐसा ही है? हाँ ऑफिस फर्नीचर। लेकिन नॉन करंट एसेट होता क्या है? कौन मुझे बताएगा? शर्मीन जी आप मुझे बताएंगी कि नॉन करंट एसेट क्या होता है? मोर देन 1 ईयर मुझे बेनिफिट दे रहा होता है। शाबाश, बहुत आला। तो इसमें से कौन सा ऐसा एसेट है जो मुझे 1 साल से ज़्यादा में फ़ायदा देगा? ऑफिस फर्नीचर। इंक्रीज इन लायबिलिटी विल रिजल्ट इन, जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो कह रहा है कि इक्विटी कम होगी, एसेट कम होंगे, डिक्रीज हो जाएगा एसेट, या फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एसेट कम होगा, कैसे? एसेट बढ़ेगा, डिक्रीज इन इक्विटी। अच्छा कौन बोलता है कि इंक्रीज इन एसेट होगा? चलो एक एक ऑप्शन पे बात करता है। कहता है कि इंक्रीज इन लायबिलिटी, मैं बोल रहा हूँ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अब वो कहता है कि लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो अब क्या होगा? ठीक है लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है, लेट से लायबिलिटी मेरी चलो बढ़ नहीं दो, इसको मैं करता हूँ 5,000 रुपये की लायबिलिटी है, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहे हैं डिक्रीज इन इक्विटी, डिक्रीज इन इक्विटी। नंबर 2 इंक्रीज इन एसेट्स, क्या मेरे एसेट बढ़ेंगे? नंबर 3 वो मुझसे कहता है एसेट कम होंगे, अगर एसेट कम होंगे तो ये 5,000 माइनस का, ये 5,000 प्लस का, तो ये कभी हो सकता है सही? ऐसी चेक कर रहा हूँ, सही होता है? तो ये तो बिल्कुल फारिग है। और डी कह रहा है कि नो इम्पैक्ट ऑन इट फाइनेंशियल पोजीशन, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी इंट्री का इम्पैक्ट ना हो, तो 2 तो एलिमिनेट हो गए। कभी कभार अगर 3-4 कन्फ्यूजिंग लगे ना तो 2 को तो 1-2 तो ऐसे ही फुड़का दिया करो, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। अब मुझे दिमाग लगाने किसमें जो ज़्यादा रेलेवेंट है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ। अब वो कह रहा है ए और बी कि डिक्रीज इन इक्विटी, अगर मैं इक्विटी को डिक्रीज कर दूंगा तो हाँ ठीक है, प्लस का 5,000 माइनस का 5,000, ठीक है, मेक सेंस, मतलब मैथमेटिकल तौर पे ये भी सही हो सकता है। ये वाला ऑप्शन तो ए है। बी क्या कह रहा है? एसेट बढ़ेगा, अच्छा लायबिलिटी के बढ़ने से 5,000 से एसेट बढ़ेगा। अच्छा मैथमेटिकल तौर पे तो ये दोनों ठीक है, ठीक है, कि प्लस का 5 माइनस का 5 ऐसे ही फारे हो रहा है।
ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं कि एसेट के बढ़ने से क्या होगा, सॉरी लायबिलिटी के बढ़ने से क्या होगा, बताओ, बोलो बोलो, डिक्रीज इन इक्विटी होगी या एसेट बढ़ेगा? एसेट बढ़ेगा। अच्छा, लायबिलिटी के बढ़ने से एसेट भी बढ़ सकता है, कैसे? कि मैंने बिजनेस ने मेरे माल ख़रीदा तो मैंने बोला इन्वेंट्री यानी कि एसेट बढ़ गया और लायबिलिटी भी मेरी बढ़ गई, ठीक है। हाँ, लोन पे ले रहे हैं तो एसेट आएगा और मेरा अगर मैंने लायबिलिटी बढ़ाई है ना, लायबिलिटी बढ़ाई है ना मेरा, तो मैंने लोन पे लिया है तो लायबिलिटी भी बढ़ गई, एसेट भी बढ़ गया, तो पहला वाला भी सही है। अच्छा, दूसरे एंगल से अगर मैं सोचूं तो इंक्रीज इन एसेट्स, अच्छा ये तो पहला वाला हो गया ना, सॉरी ये तो मेरा बी पार्ट मैंने करवाया, पहले भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, अगर मैं पहले वाले पॉइंट के हिसाब से सोचूं, इस वाले के हिसाब से, पहला वाला क्या कह रहा है? पहला वाला कह रहा है डिक्रीज इन इक्विटी, तो लायबिलिटी के बढ़ने से मेरी इक्विटी कम कैसे होगी, ज़रा बताओ। हाँ, कोई एग्जांपल दो कि लायबिलिटी के बढ़ने से मेरी इक्विटी कैसे कम होगी। नहीं, मैं मेरी इक्विटी कैसे कम होगी ये बताओ, लायबिलिटी के बढ़ने से। कोई एग्जांपल दो कि मेरी लायबिलिटी भी बढ़ रही हो और मेरी लायबिलिटी बढ़ रही हो और मेरी इक्विटी भी कम हो रही हो। कैश बेसिस पे तो ये मैंने नहीं पढ़ाया अब तक। हाँ, अगर भाई अक्रूवल बेसिस की बात करें ना तो वो उसका जवाब सही होगा, लेकिन बेसिक मेरी कोई एंट्री बनाने से कोई तो मैं ऐसी चीज़ नज़र आ रही, समझ आ रही है कि एट द सेम टाइम मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही हो और मेरी इक्विटी भी कम हो रही हो। इक्विटी कम किससे होती है? चलो इक्विटी खेलते हैं। अगर मैं इक्विटी को खोल के बात करूँ ज़रा थोड़ी देर के लिए, तो इक्विटी में क्या क्या शामिल होता है? इनकम और एक्सपेंस, ऐसा ही है। इनकम इक्विटी को क्या करता है? बढ़ाता है। एक्सपेंस इक्विटी को कम करता है। ये बोल रहा है रिडक्शन इन इक्विटी, और इक्विटी तो दो तरह से कम होती है, या तो एक्सपेंस से या तो ड्राइंग से। मुझे ज़रा कोई ऐसी एग्जांपल दे दो। अब देखो, और खोल दिया ना। अब बताओ मुझे कोई ऐसी एग्जांपल दे दो जिससे मेरा जो है वो एक्सपेंस हो रहा हो, बढ़ रहा हो, जिससे मेरी इक्विटी ऑल ओवर कम हो रही हो, या मेरी ड्राइंग बढ़ रही हो जिससे मेरी इक्विटी कम हो रही हो, लायबिलिटी बढ़ रही हो। कोई है ऐसी एग्जांपल? कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हमने पढ़ी है कि मेरी इक्विटी भी कम हो रही है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है ऐसा? नहीं है ना। तो बेस्ट आंसर इसमें क्या हुआ? बी, इंक्रीज इन एसेट। बात समझ आ रही है? देखो मैंने बिल्कुल ना बच्चों की तरह खोल के समझाया है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? हाँ, जो भाई ने बात की अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट में, इसका आंसर ले लो पॉइंट नंबर 15 का, कि अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए ना तो तुम्हारा पॉइंट नंबर ए भी सही हो सकता है। कैसे? जब बिल आया तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस, और फिर मेरी लायबिलिटी में भी हिट आया तो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई और एक्सपेंस भी कम हो गया, इक्विटी भी कम हो गई। ठीक है, वो जब मैं करता इसको सही कि जब मैंने बिल के आने पे अकाउंटिंग की होती, लेकिन मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं बिल के पे होने पे अकाउंटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं हो गई, ईजी है। चलो हम तो रिपीट करो मैंने क्या कहा। हाँ रिपीट करो। हाँ, क्यों सही है? हाँ, इनकम के कम होने से या एक्सपेंस के बढ़ने से। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। हाँ, बी सही है। और एक अब सही होता कि जब मैं बिल के आने पे रिकॉर्डिंग कर रहा होता तो मैं बोलता ओहो मेरा बिल आ गया, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, ओहो मेरा बिल आ गया, मेरी इक्विटी कम हो गई। लेकिन मैं तो बिल के आने पे अकाउंटिंग नहीं कर रहा ना, मैं तो कैश बेसिस पे कर रहा हूँ। दुनिया में दो तरह की बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। ठीक है, एक होती है कैश बेसिस, एक होती है अक्रूवल। तो हम ना अकाउंटिंग में अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। तो जब हुज़ैफा भाई आपको पढ़ाएंगे ना अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, तो आपको इसका जवाब बताएंगे, लेकिन मैंने बता दिया अभी से। ठीक है, तो हाँ, ये चूँकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना है ना, इसलिए मैंने एमसीक्यूज डाला ही ऐसा है कि मैंने यही असम्पशन लेके चलिए। अब तक तो मैंने कोई अक्रूवल की अकाउंटिंग नहीं करी। अब तो मैंने जो आ रहा है खाता चल रहा है, कैश में सब आ रहा है, कैश में सब जा रहा है, मैं कोई अक्रूवल की एंट्रीज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही है। क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? ईजी है। चलो जी, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सपेंस? खुलता ही है,
डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट नहीं, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अच्छा, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू ड्रॉइंग कैश, ट्रांजैक्शन दैट ऑलवेज इंक्रीज रेवेन्यू, ये दो तो इंतहाई फजूल है ना। अब बताओ क्या सही है। ए, क्यों? एसेट का कम होना या लायबिलिटी का बढ़ना मेरे एक्सपेंस को बढ़ा देता है। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ करंट लायबिलिटी, 5 साल का लोन, रेंट पेबल इस मंथ का, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखवाना, और ऑफिस इक्विपमेंट 3 साल पे परचेस किया उधार पे। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स इक्विटी, इक्विपमेंट खरीदने से तो एसेट बढ़ता है, कैश पे लिया है तो एसेट ही कम हो जाएगा, उधार पे लिए तो एसेट बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं इक्विटी को कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है? यूटिलिटी बिल पे करना। हाँ, यूटिलिटी बिल पे करने से मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस से मेरी इक्विटी क्या होती है? बोलो भाई, क्या होती है? एक्सपेंस पे करने से मेरी इक्विटी क्या होती है? कम होती है ना। तो क्यों नहीं बोल रही? मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ आपसे कि मुझे ज़रा ये बताओ, विद द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स इक्विटी। मैंने क्या अभी और ऑप्शन पढ़े? नहीं पढ़े ना, मैं तो सिर्फ अभी स्टार्ट एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने बोला पहले वाले से तो बिल्कुल भी नहीं होगी, दूसरे वाले से क्या होगी? यूटिलिटी बिल पे करने से मेरी इक्विटी अफेक्ट होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस पे करने से मेरी इक्विटी क्या हो जाती है? बोलो भाई, कम हो जाती है। तो बी सही है। लोन बोरो किया तो लोन आया होगा कैश में, एसेट बड़ा होगा और लायबिलिटी भी बड़ी होगी, तो सी तो बिल्कुल भी नहीं है। नंबर डी पढ़ लेते हैं। कहता है कि विड्रॉइंग कैश फॉर पर्सनल यूज़। हाँ, अगर मैंने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्रॉइंग इक्विटी को कम करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस? तो बी और डी। क्लियर है? को हाँ, दो भी सही होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? क्या मैंने कहा चूज द बेस्ट आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग, वो इंग्लिश पढ़ाएंगे ना सर तला सलीम ना इंग्लिश पढ़ाएंगे, उसमें कहेंगे कि जब बेटा किसी चीज़ के आखिर में एस आता है ना, तो वो ना जमा हो जाती है। और उर्दू की टीचर ने आपको ना बचपन में पढ़ाया होगा, बेटा एक होता है वाहिद, एक होता है जमा। ठीक है, नहीं तो आप दो टिक कर लोगे ना, बी और डी लिख दोगे, उस पर दोनों टिक कर लोगे। एंड सॉफ्टवेयर के अंदर भी जवाब करोगे ना आई कैप के, तो बी भी टिक करोगे और डी भी टिक करोगे। वो उसमें फंक्शन ही ऐसा बना होता है कि उसमें 2 से ज़्यादा टिक ले सकता है, किसी किसी में एक पे लगेगा, किसी किसी में एक से ज़्यादा पे लगेगा। ठीक है, चलो। व्हाट डज द टर्म इकोनॉमिक रिसोर्स रेफर टू? क्या? हाँ, वो ऑप्शन ही सॉफ्टवेयर से देगा कि 2 से टिक ले सकते हैं, 2 3 पे ले सकते हैं, 4 पे ले सकता है, और जिसमें सिर्फ एक पे लगेगा उसमें एक पे लगेगा। ये फेवर होता है। हाँ, बोलो, व्हाट डज द टर्म इकोनॉमिक रिसोर्स रेफर टू? इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होती है? जो मुझे फ़ायदा देगा। लायबिलिटी, राइट ऑफ पोटेंशियल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट? एसेट, इक्विटी, इनकम, लोन। लोन क्या है? लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी लिखता तो मैं मानता ना। ठीक है, ऐसे ही है। गुड, शाबाश, आई लाइक इट। ओके, हाँ जी, क्या? 19 बी डेफिनेशन है ना एसेट की। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे तुम लोगों ना, कौन सा? 18 में नहीं, बी और डी भी है, डी भी लगा दो, कोई मसला नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, चलो, अल्लाह अकबर। आज की क्लास का हमारा एजेंडा तो तमाम हो गया, और प्रैक्टिस मैंने अभी आपको और करानी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैंने, हाँ मुझे पता है सिर्फ क्वालिफाई हुआ है अभी आधा घंटा पिछली क्लास में। ठीक है, एक्साइटमेंट हो जाती है ना, अभी आधे घंटे में हम क्या करेंगे, कहाँ जाएँ, कहाँ घूमें, कैंटीन भी बंद है, लेकिन हम करें क्या? ठीक है, छोड़ नहीं रहा तुम लोगों को, टेंशन नहीं लो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैंने तुम लोगों को देना है क्या होमवर्क, उसकी ड्राइव लिंक कहाँ दूँ? तुम लोग किसी कॉमन ग्रुप पे ज्वाइन हो गए हो, कहीं जमा हो गए हो कि मैं तुम लोगों को वहाँ शेयर कर दूँ? हाँ, चलो एक काम करते हैं, आप में से एक बाजी सरेंडर करें। ठीक है, मैं उनको भेजता हूँ। बल्कि रजिस्टर ग्रुप में कौन कौन है? 1 2 3। ठीक है, तो मैं रजिस्टर ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो एक बाजी बाकी सारी बाजियों तक पहुँचा दें, और
एक भाई को भेज रहा हूँ, वो एक भाई सिर्फ सारे भाइयों तक पहुँचा दें, ठीक है। हंस क्यों रहे हो यार? तो मैंने एम्फेसाइज किया कि बाजियाँ बाजियों तक पहुँचा दें और भाई भाई तक पहुँचा दें, भाई बाजियों के भाई बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। चलो जी, कभी मौका मिलेगा ना तो उस पर भी बात करूँगा, ठीक है। तारिक मसूद साहब से किसी ने सवाल किया क्या लड़की से असाइनमेंट बनवाना जायज़ है, तो उन्होंने कहा भाई किसी लड़के से बनवा ले, लड़की से क्यों बनवाना है? सारी मुसीबतें शुरू ही कहाँ से होती हैं? असाइनमेंट से, ठीक है। असाइनमेंट बना देंगी आप मेरा? हाँ बना दूंगी, ठीक है। और फिर मसला ख़राब, सर भाई नहीं बेचते। देखो अब लड़का देखो आ गया ना हमारा, भाई नहीं बेचते। मैं तुम्हें भेजूँगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है। मुदत भाई भेजेंगे आपको, हृदय तुम टेंशन नहीं लो, ठीक हो गया, डन है। अच्छा मैं ना भेज देता हूँ हाथ के हाथ, ड्राइव लिंक भेज देता हूँ आपको। देखो मैंने ना एक ड्राइव लिंक भेजी है अनरजिस्टर्ड पे, और अब मैं भेजने जा रहा हूँ रजिस्टर्ड पे, ठीक है। देखो रजिस्टर्ड पे भेज दिया और अनरजिस्टर्ड पे भेज दिया, ठीक है। ये आप सबको मिल गया है, डाटा आपके सबके पास चल रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपका होमवर्क देख लो, आ जाओ बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर चली जा रही है, बोल रहा हूँ सुन लो इधर थोड़ी देर के लिए बात, क्लास ऑफ करने लगा हूँ। अच्छा देखो ये दो सवाल थे हमारे, कौन से, कितने सवाल है इसके अंदर, और हमने कितने कर लिए? हमने 2 कर लिए, अभी आपके पास बचे हैं 3 और 4, ऐसा ही है। तो ये सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 आपका होमवर्क है। एक होमवर्क तो आप ये ले लो मुझसे, ये मैं चेक करूँगा कब? ट्यूसडे को। कब? ट्यूसडे को। ये आपका हो गया क्या चीज़? नहीं कल मेरी क्लास नहीं है, कल मेरा रिजल्ट आ रहा है। होमवर्क लेक्चर 3, होमवर्क लेक्चर 3। अच्छा 2 बातें बता दूं, एक तो ये कि कल मैं क्लास नहीं लूँगा, कब? मंडे को, ठीक है। क्योंकि जिस दिन मेरी क्लास होती है रिजल्ट होता है ना, हाँ कल मेरी क्लास नहीं है, थोड़ा मैं लगवाना चाहता था लेकिन मैं नहीं लगा पाऊँगा, ध्यान नहीं रहेगा ना। अगर 9 बजे क्लास लगाऊंगा, 9 बजे रिजल्ट है, अच्छा है बुरा है, तो अच्छा है तो फिर भी अच्छा, और किसका अच्छा आया किसका अच्छा नहीं आया, तो ये लगा रहता है। देखिए खुद फेल होने का इतना दुख नहीं होता, दोस्त पास होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होता है, यार मैंने उससे ज़्यादा मेहनत की थी, मेरा पेपर ज़्यादा अच्छा हुआ था, तो ये सब लगा रहता है। फिर वो एक ARDT में थोड़ा सा हंगामे चल रहे होते हैं मेरिट गोल्ड मेडल्स के, कि हमारा कौन सब्जेक्ट में आया, तो फिर जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं यहाँ पे ना सिर्फ आई एम नॉट जस्ट अ टीचर हियर, मैं तारुफ शुरू में इसलिए नहीं कराया क्लास में, फिर वो बोलते हैं यार अपनी तारीफ़ें करिए जा रहा है। 2020 में सर को ज्वाइन किया था, सर अहमद को, एज आ टीचर असिस्टेंट, ऑडिट पढ़ाते थे उस वक्त, सर स्टार्ट किया था, तो सर आकाश सर अहमद मिल के पढ़ाते थे, तो सर को असिस्ट किया, फिर सर आकाश पूरे ऑडिट पे आ गया और सर अहमद अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे। तो जिधर सर अहमद जाते थे ना मैं उधर चले आया करता था, मतलब वो मैंने उनके MFA का काम भी, MFA नहीं कॉस्टिंग का काम भी देखा है, हाँ MFA का भी देखा है, ठीक है, FAR1 का भी देखा, FAR2 का भी देखा, फिर FAFR BFD का भी TA था, बच्चों की क्वेरीज देखना, नोट्स बनाना, बुक्स बनाना, सारी चीज़ें करना। तो जितनी सर की बुक्स हैं उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है। CA फाइनल की FFR BFD की तो पूरी खुद किताब बनाई, तो ये भी एक रोल है। उसके बाद अब हमने TA लगा दिए हैं, मिर्ज़ारस और अब्दुल्ला मेरे 2 बड़े अच्छे भाई हैं, वो TAs हैं कैफ लेवल CFAP लेवल के, और फिर मैं निकल के यहाँ से आ गया मैनेजमेंट रोल में ओवरऑल। तो पूरे जो चीज़ें हैं सारी, सोशल मीडिया और इसके अलावा एडमिन हो गया, फिर फाइनेंस टीम हो गई, कोई काउंसलर्स हो गए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए, बच्चों के एडमिशन की कोई क्वेरीज हैं, कोई आउटरीचेस की मसाइल हैं, तो उन सब में भी फुल इन हूँ। तो रिजल्ट डे एज आ समझो एकेडमिक
असिस्टेंट्स या काउंसलर के तौर पर ना थोड़ा सा एक हैवी डे होता है कि जिसमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं, फिर अपनी भी रिजल्ट होते हैं, दोस्तों के भी होते हैं, तो 3-4 काम ना साथ लगे होता है। तो पीर को इसलिए क्लास नहीं है और मंगल को लूँगा, और फिर हो सकता है कि बुध को ना लूँ, ठीक है, या बुध को लूँ तो जुमरात को ना लूँ, ऐसा ऑल्टरनेट डेट पे चलाऊँगा। यानी कि इस वीक में मेरी 4 वर्किंग डेज़ हैं, 4 वर्किंग डेज़ में से आपकी 2 वर्किंग डेज़ क्लास होगी, 2 वर्किंग डेज़ क्लास नहीं होगी, ठीक है। 2 वर्किंग डेज़ बिजनेस लॉ हुआ करेगी और फिर हफ्ता इतवार तो फुल फ्लैज होगी 2-2 घंटे की, ठीक है। तो मेरा टारगेट बहुत अच्छा चल रहा है, हम टारगेट मीट कर रहे हैं, तो हमें कोई मसला कोई परेशानी नहीं है, भागने दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मैं क्लास ना रखूँ ना, उसके प्रीसीडिंग डे में ऐसी चीज़ पढ़ाऊँ कि अगले दिन हम होमवर्क करो, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, क्योंकि मेरी रोज़ क्लास लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होना जब तक वो बच्चा मेरे साथ ना है जो थोड़ा स्लो चल रहा है, जो थोड़ा पीछे है। तो मैं सबको चांस देना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन 4 पूरा नज़र नहीं आ रहा है, मैंने नज़र करवाना भी नहीं है हृदय, मैंने कब बोला सवाल सॉल्व करो, तो होमवर्क है, ठीक है। तो 3 और 4 आपके हैंडआउट पे आ रहा है। अच्छा, तो रिजल्ट है कल मेरा, दुआ आपने बहुत सारी करनी है, इसलिए मेरी क्लास कल नहीं होगी। ट्यूसडे को क्लास होगी, फिर गालिबन वेडनेसडे नहीं होगी, हो सकता है थर्सडे और थर्सडे ना हो, कुछ पता नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे तो फुल क्लास होगी, ठीक है। समझ आ रही चीज़ें। अच्छा, और ये जो होमवर्क है ना आपका अगला, ये आपके आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कितने आ रहे हैं बोलो भाई, गिनते जाओ। ये वाले एक्सटेंडेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपने 20 कर लिए ना, ये वाले नहीं, ये वाले की बात कर रहा हूँ, एक्सटेंडेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये कितने गिनते जाओ, 61। इसकी खूबसूरती बताऊँ क्या है, इसकी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर आई कैप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल डला हुआ है वो वाले भी MCQs हैं अच्छे। इसके अंदर आई कैप के जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हुआ करता था या उससे पहले के जो पेपर थे उसके वाले भी MCQs शामिल हैं। इसकी खूबसूरती एक और भी है, जो बच्चे पेपर दे के आते हैं जिनका फीडबैक आता है कि हमारे पेपर में ये आया, ऐसा आया, इस तरह का सवाल आया, तो वो वाले सवाल भी इसके अंदर शामिल हैं। तो इसकी बड़ी खूबसूरतियाँ हैं। अब 61 सवाल अगर मैं आपको करने बैठाऊँगा यहाँ पे क्लास में तो 2 क्लास निकल जानी है, या होमवर्क देने बैठूँगा आप आवाज़ार हो जाओगे। तो इसलिए आपने इसमें से क्या करें, 30 रख लें या 20 रख लें? हाँ, सारे ही कर लेते हैं। बच्चों को मारोगी क्या बाकी के, ठीक है, मतलब बदुआएँ लो थोड़ी सी इनकी, लेकिन इतनी भी ना लो कि मुश्किल हो जाए। हाँ, छुट्टी कर दें, 20 करें 30 करोगे, 30 कर लें, हाँ बेहतरीन हो गया। 30 आप होमवर्क करो, डिस्कस करेंगे, और फिर 30 अगली क्लास में होमवर्क करो, फिर डिस्कस करेंगे, बेहतरीन हो गया। अच्छा, इनमें से कोई अगर MCQ ऐसा होगा जो मैं कहूँगा यार ये वाला रुक जाओ, जब सेकंड चैप्टर पढ़ ले फिर आएंगे, पेंडिंग लगा दो, तो फिर हम पेंडिंग लगा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लिंक आप सबके पास आ गया है। मुझे कोई टोपी ड्रामे नहीं चाहिए कि यार वो हमारे पास लिंक नहीं था तो इसलिए नहीं हुआ। जिसके पास भी लिंक आ गया नंबर ले लो, जिसके पास भी लिंक आ गया आपस में नंबर ले लो, लेकिन मुझे ये होमवर्क चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ ताकि मेरी भी याद ध्यान ही रहे, ठीक है। हमारा लेक्चर 3 का होमवर्क क्या है बोलो, लेक्चर 3 का होमवर्क क्या है बोलो? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और एक्सटेंडेड MCQs। डायरी लिख लो बेटा बच्चों की जरा, 1 से लेकर 30। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक सवाल डिस्कस करें या दोनों कर लें, और उसके पास जितने सवाल हो सकें वो कर लें। मेरे पास लिंक नहीं आया बेटा, मशहूद अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड ग्रुप में अगर हो तो वहाँ मैंने दोनों जगह भेज दिया है। नहीं आया तो किसी भाई से ले लो, नहीं आया तो फिर मेरा नंबर लिख लो 033279733349। लास्ट क्लास में भी दिया था, दोबारा लिख देता हूँ तुम लोग आसानी के लिए, ठीक है। कोई मसला और परेशानी हो तो पूछ लेना है। अच्छा, ये बताओ चीज़ें समझ आ रही हैं? हाँ, ठीक है। कोई मसला हो परेशानी हो तो आपने पूछना है, परेशान नहीं होना, भाई के लिए दुआ करनी है। और अब जेन्युइनली बताओ कि क्लास का पेस सही है, स्लो जा रहा है, एक एक वर्ड पढ़ के समझ के कोई चीज़ भगा तो नहीं रहे? किसी को तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि शायद अगर मैं कहूँ कि यार टीचर तेज़ जा रहा है, सबको समझ आ रहा है, तो मेरी शायद बेइज्जती ना हो जाए? कोई ऐसा तो नहीं है? अगर है तो बता दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग का जेन्युइन फीडबैक लेके आगे चलूँ ताकि तुम लोग मेरे साथ रहो, क्योंकि देखो मुझे तो चीज़ें आती है ना, पेपर किसने देना है? मैंने देना, आपने देना है, आपने देना है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम अगली क्लास में फ़ौरन से अकाउंटिंग इक्वेशन पे जंप नहीं करने वाले। पहले जो पढ़ लिया है इसको गिफ्ट में डालेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, और आप सब रिवाइज करके आओगे। बोलो, प्रॉमिस करो मुझसे कि भले पहला लेक्चर रिवाइज ना करो, लेकिन एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, इसको रिवाइज करोगे। पहला सवाल रिवाइज करोगे, और जो मैंने दिए हैं आपको पहले तो कर लिया था, दूसरा करवाया है, और तीसरा चौथा होमवर्क करोगे,
सोल्यूशन देखे बगैर करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि पढ़ लिया, अच्छा ये होगा, एसेट एसेट होगा, हाँ एसेट एसेट है, अरे मुझे तो आता है, ऐसा नहीं करना है, आपने लिख के करना है रजिस्टर पे, ठीक है। चलो यहाँ मैं अपनी क्लास को ऑफ करता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।